Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सेट परफेक्ट। अच्छा, यकीनन काफ़ी लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। चलें फिर आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। मुझे बताएं, रिकॉर्डिंग शो हो रही है आप लोग को? यस सर, हो रही है। करके अच्छा, कोर्स आउटलाइन में हम देखें तो चैप्टर 7 के कुछ स्पेसिफिक हमें पेजेस कवर करने हैं जो कि एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर हैं, यानी 216 से 238 के दरमियान। अब ये पेजेस हैं क्या और इनके अंदर क्या स्पेसिफिक चीज़ें हमें सिखाएंगे। मेरी आवाज़ सबको सही आ रही है? ऐसा तो नहीं है कोई नॉइस वगैरह? सर क्लियर है बात आपकी। आवाज़ क्लियर है? ग्रेट। ओके। चैप्टर 7 जो है ना, ये बड़ा ही मज़ेदार है और इसके अंदर मज़ेदार से मुराद ये है। देखिए, अभी तक हम जो भी यानी ट्रेनिंग करते थे वो क्लाउड पे करते थे। पूरी कॉन्फ़िगरेशन सेज मेकर वगैरह बनाने के बाद उसकी पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन या एग्जीक्यूशन जो होती थी वो होती थी क्लाउड पे। अब सवाल ये है कि मेरे पास लोकल मशीन के अंदर जीपीओ टीपीओ सब मौजूद हैं, तो मैं वो जो ट्रेनिंग है मैं अपनी लोकल मशीन पे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सैम उसी एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हुए, और देन फिर मैं उसको डिप्लॉय करूँ फाइनली किसके ऊपर, क्लाउड के ऊपर। तो यारी चीज़ कि आप ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट या टेस्टिंग वगैरह जो भी करना चाह रहे हैं आप अपनी लोकल मशीन पे किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने एक चीज़ पढ़ी थी, ई सी ई सी आर। ई सी आर क्या थी? इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। क्या ये कोई मुझे बताएगा? ई सी आर फुल एब्रिविएशन मैंने बता दी, इसमें क्या होता है ई सी आर में? सर इसमें इमेजेस पड़े हुए हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें इमेजेस पड़े हुए हैं। इमेजेस इन अ फॉर्म यानी आपके पूरे आइसोलेट कंटेनर जो होते हैं उसका पूरा इन्वायरमेंट बना के उसकी जो जो डिपेंडेंसीज होती हैं वो सब की सब इसमें प्री इंस्टॉल्ड है। तो जैसा आपको उसको पुल करना है और देन आप उसको बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि मैं अपना कंटेनर कैसे बनाऊं। अपना कंटेनर बनाने के बाद ई सी आर के ऊपर हम किस तरह उस कंटेनर को पुश कर सकते हैं, यानी रख सकते हैं, उसको ग्लोबली अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके अंदर दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज क्या है कि लाइक मैं कैरिस को इस्तेमाल कर रहा हूँ बैकएंड पे टेंसरफ्लो, मुझे कुछ और लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ी लाइक नमपाई की, मैटप्लॉटलिब की, तो मुझे सिर्फ वही चीज़ें अपने इस इमेज के अंदर अपडेट करनी है। तो यहाँ पे जो आपकी डिपेंडेंसीज होती है उसको आप किस तरीके से अपने कंटेनर के अंदर या अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कोर टॉपिक हैं जो कि आज की क्लास का पार्ट रहेंगे। चीज़ें समझ आ गई क्या क्या करने जा रहे हैं हम? जी, कोई रिपीट करेगा आज क्या करेंगे हम? सर लोकल मशीन पे हम अपना मॉडल ट्रेन करेंगे, फिर उसका इमेज बनाएंगे और उसको क्लाउड पे डिप्लॉय करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमारी कोशिश ये होगी कि आप लोग, हम पहले प्रोसीजर को पूरा कंप्लीट समझ लें और उसके बाद एज अ असाइनमेंट, क्योंकि ये सारा काम आप पहले कर चुके हैं, आपने कंटेनर डॉकर पहले से पढ़ा हुआ है, आपने यानी मॉडल किस तरह डिप्लॉय करते हैं क्लाउड के ऊपर, चैप्टर 6 तक ये सारे आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब ये एज अ असाइनमेंट कि लोकल मशीन में किस तरह चलाएंगे, सिर्फ एक यानी आपका ना इंस्टेंस टाइप होती है जिसमें आप ML5 या लार्ज 3 वगैरह इस तरह करके कुछ बताते थे। इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस टाइप को मिटा के रिमूव करके सिर्फ वहां पे आपको लिखना है लोकल।
तो जस्ट आप उसको लोकल लिख देते हैं तो वो सारा का सारा जो काम है जो आपके क्लाउड पे जाके प्रोसेस होता था या कंप्यूटेशन पावर रिसोर्सेज इस्तेमाल होती थी, देन अब ये काम जो होगा आपकी लोकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए होगा। यानी कितना सा यानी काम आसान है। इसका मतलब है आप प्रीवियस जो काम करते हुए आ रहे हैं चैप्टर 3 में, चैप्टर 2 में, उसी एग्जाम्पल को उठा के अगर आप वहां जाके इंस्टेंस टाइप को चेंज कर दें तो आप बहुत आसानी से काम कर सकते हो। इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि तीन चीजें क्या है। पहली चीज आपकी टेस्ट वैलिडेशन का फोल्डर या उसका पाथ, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है आपका मॉडल कहाँ पे सेव होगा। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आप अपने मॉडल को देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन करते हैं, जिससे आपका ये सारा का सारा जो प्रोसीजर था, कोड था, आपकी लोकल मशीन में चल सकता है। कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ तीन चीज़ें सेट करनी है। टेस्ट, सॉरी आपका ट्रेनिंग, वैलिडेशन, और लास्ट क्या था, मॉडल पाथ। ठीक है, और इंस्टेंस टाइप में हमें क्या लिखना है जस्ट, जी दोस्तों, लोकल। इंस्टेंस टाइप लोकल। ठीक है। अच्छा, लोकल आप अगर आपके पास सीपीयू वर्जन है तो जस्ट आप लोकल लिखें, और अगर आपके पास जीपीयू वर्जन है तो लोकल अंडरस्कोर जीपीयू लिखेंगे। तो ये छोटी सी यानी कॉन्फ़िगरेशन है जो इसके अंदर आपको पूरे यानी चैप्टर के अंदर पढ़ा रहा है। वही काम ये आपके जो मुख्तलिफ यानी फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, जिसको ये एस्टिमेटर भी कहता है, तो मैं एस्टिमेटर कहूँ या फ्रेमवर्क कहूँ, उनको इस्तेमाल करते हुए, तो एस्टिमेटर या फ्रेमवर्क्स हमारे पास क्या आते हैं, टेंसरफ्लो, थियानो, कॉग्निटिव। तो इस तरह के ये प्री बिल्ड आपके क्या हैं, या प्री इंस्टॉल आपके पास फ्रेमवर्क हैं जो कि आप सेज मेकर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई मुश्किल। तो आज की क्लास की स्ट्रेटजी सबके क्लियर है, ये क्या करने वाले, क्या सीखने वाले। अच्छा, तुफैल ही जवाब दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा, सबको मेरी आवाज़ आ रही है या सिर्फ तुफैल को ही आ रही है। हाँ जाहिद, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है, आप अनम्यूट हैं लेकिन। नहीं, बोलें जाहिद। हेलो। जी जाहिद, बिल्कुल अब आपकी वॉइस आ रही है। जी सर, मैं पूछना चाह रहा था कि अगर हमारे पास ये लोकल मशीन जो है ना वो इतना पावरफुल ना हो, जैसे जीपीयू या टीपीयू इस तरह की, तो क्या उस पर फिर भी हम ट्रेन मतलब उस पर कर सकते हैं टेस्ट वैलिडेशन वाला? पहले तो हम करते थे जो क्वार्टर 2 में 3 में, लेकिन ये ज़्यादा अगर हैवी हो, जैसे अमेज़ोन के लेवल का हो, तो फिर वो ये हम कर सकते हैं इस पे? अच्छा देखिए, फिर बात वही आ रही है कि हमारे रिसोर्सेज इस काबिल नहीं है कि उसको यानी कंपटीशन परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो करेंगे तो फिर वो कोई ना कोई आपके पास एरर आएगा, तो वो मना तो नहीं करेगा, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट करेगा उस वक्त आपको एरर दे देगा किस चीज़ की वजह से इसने ट्रेनिंग को स्टॉप किया। वो मेमोरी का एरर हो सकता है, ठीक है, वो आपकी और दूसरी यानी एरर्स हो सकते हैं। तो जो भी एरर आपके पास होगा वो रिसोर्स का आपको शो कर देगा, तो कोशिश तो करें। अच्छा, हम अभी जो प्रॉब्लम यानी सॉल्व करने वाले हैं वो बहुत लाइट वेट है। रिग्रेशन, तो रिग्रेशन कितना आसान था। एमनिस फैशन, तो एमनिस फैशन पे क्या आपने काम नहीं किया पहले, कितना सा डेटा सेट है। तो इस तरह के डेटा पे हम काम कर रहे हैं। बड़ा डेटा इस्तेमाल नहीं कर रहे, सही है, ताकि हमें ये चीज़ पता हो कि हम अपनी लोकल मशीन में भी सेज मेकर को इस्तेमाल करते हुए मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा, सेज मेकर ये कह रहा है कि भाई ज़रूरी नहीं कि बैकएंड के ऊपर अमेजोन का क्लाउड ही हो तो आप डिप्लॉयमेंट करेंगे तो ये सारी चीज़ें काम करेंगी। तो ये आपको एक यानी मशीन लर्निंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने मॉडल को ट्रेन वगैरह करते हुए उसकी पूरी पाइपलाइन बनाते हुए आप अपने लोकल सर्वर के ऊपर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। यस सर। हाँ, मुझे एक मिनट दीजिएगा। सर ये स्क्रीन पे ब्लैक बॉक्स आ रहा है। जी बिल्कुल, ये ब्लैक बॉक्स जो है क्योंकि मैं वो चैट विंडो खोलता हूँ ना तो शुरू से ये यूबंटू का एरर है। अच्छा, मेरी विंडो भी ना करप्ट हो चुकी है तो मुझे रीइंस्टॉल करना पड़ेगी। बहुत सारी डिपेंडेंसीज और चीज़ें मेरे पास इंस्टॉल नहीं हो रही, तो उसके ऊपर
अब क्योंकि आपको पता है विंडो करना है, इसका मतलब है आपकी पूरी रू आप दोबारा से इंस्टॉल करेंगे, तो इस वजह से मैं अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा कि अभी इंस्टॉल करूँ या नहीं करूँ। चलें जी, तो हमें चीज़ पता चल गई कि हम करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले हम जो ट्रेनिंग करेंगे अपनी लोकल मशीन में, पूरी पाइपलाइन को डिज़ाइन करेंगे, उसमें ट्रेनिंग वगैरह, इंस्टेंस टाइप वगैरह सब कुछ डिफाइन होगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम इसी को डिप्लॉय कर सकते हैं सेजमेकर यानी अमेज़ॉन के ऊपर। दूसरी चीज़ ये हम करेंगे कि हम जो कंटेनर था, पहले से हम बिल्ट इन कंटेनर को इस्तेमाल कर रहे थे, हर प्रॉब्लम के लिए एक कंटेनर बना हुआ था, तो वो कंटेनर हम खुद किस तरह बना सकते हैं, तो वो कंटेनर बनाना हम सीखेंगे। अच्छा, पाइपलाइन आपको सिंपल पता है कि सीरियलाइज़र और डीसीरियलाइज़र, ठीक है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए हमारा जो मॉडल है ना, वो 3 तरह के फॉर्मेट को एक्सेप्ट करता है एज इनपुट। नॉर्मली डिफ़ॉल्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, जेसन फॉर्मेट होता है, ठीक है। आप टेक्स्ट फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, आप सीएसवी फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, और बैकएंड के ऊपर जाने के बाद वो नंपाई में ही कन्वर्ट होता है। तो ये 3 फॉर्मेट हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट, सीएसवी फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट। तो ये 3 आपके पास यानी स्टैंडर्ड है जो कि आपका मॉडल क्लाइंट से एज अ इनपुट रिसीव कर सकता है, तो ये फॉर्मेट स्टैंडर्ड है। अच्छा, अब देखिए वही सारी बातें करेगा कि हमने बिल्ट इन एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हुए ट्रेन एंड डिप्लॉय और ये सारे काम किए थे, कोई मशीन लर्निंग का कोड नहीं लिखा था, और यही वाला काम हम करेंगे अपने लिए कि भाई ये जो मशीन लर्निंग का काम नहीं करना पड़ रहा था, हम खुद कैसे करें। तो यू विल नीड टू राइट योर ऑन कोड, हम अपने कोड लिखेंगे वो मशीन लर्निंग के, ठीक है। तो मशीन लर्निंग के कोड कैसे लिखते हैं अपने, हम फ्रेमवर्क को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेमवर्क क्या है, अगर मैं आपको कहूँ कि यार मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम है क्लस्टरिंग, तो आप क्लस्टरिंग के लिए साइकिट लर्न को इस्तेमाल कर सकते हैं या पाई कैरेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यार रिग्रेशन की प्रॉब्लम है या XYZ दूसरी प्रॉब्लम है, तो आपको पता है कि कौन सा एल्गोरिथम किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो बिल्ट इन हमारे पास फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क जो पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। न्यूरल नेटवर्क के लिए आपको पता है कि सबसे बेस्ट इस वक्त जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है, टेंसरफ्लो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हम इसको दूसरा फेसबुक का कौन सा है, पाइटॉर्च। तो ये सारे के सारे फ्रेमवर्क है न्यूरल नेटवर्क के। तो इसी तरह आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम की बात करते हैं, उसमें XGBoost, उसमें आपकी साइकिट लर्न, और दूसरे एल्गोरिथम है। कंप्यूटर विजन की बात करें तो उसके अंदर दूसरे यानी आपके स्पेसिफिक एल्गोरिथम हैं या फ्रेमवर्क्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। अब ये है क्या, तो हम सबसे पहले यही चीज़ डिस्कवर करेंगे कि फ्रेमवर्क्स कौन कौन से हैं। उसके बाद फ्रेमवर्क के ऊपर जो कोड करते हैं वो कैसे हम कोड को रन करेंगे। तो हम यहाँ पे साइकिट लर्न और दूसरा क्या है, टेंसरफ्लो, ये 2 एग्जाम्पल देखेंगे। बाकी की एग्जाम्पल के रेपो के इसने लिंक दिए हुए, आप चाहें तो उसको भी डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि साइकिट लर्न से भी आप फेमिलर हैं और टेंसरफ्लो से भी आप फेमिलर हैं। तो इस वजह से हम इन 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे, वो फ्रेमवर्क कौन से, 4-5 जो फ्रेमवर्क्स हैं उन सबको इस्तेमाल करेंगे। रिक्वायरमेंट हमें पता है कि टेक्निकल क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, तो अमेजोन आपके पास यानी CLI इंस्टॉल होना चाहिए, अमेजोन के फ्री ट्रायल्स होना चाहिए जो कि हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं, सारे हमने अवेल कर लिए हैं। वर्जन जो है पाइथन का हम मिनिमम 3 पॉइंट से अबव इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट पुराना था। तो हमारे पास जो SD सेकेंड वर्जन है वो 3 को सपोर्ट करता है, SDK का, ठीक है, जो हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बूटो 3 जो है। उसके बाद डॉकर इंस्टॉलेशन इसके अंदर इसने कही है, तो डॉकर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए क्योंकि डॉकर का आप काम करेंगे। गिटहब हमारे पास पहले से इंस्टॉल है, ठीक है, तो गिट हमारे पास इंस्टॉल है। नई चीज़ ने क्या बताई है, डॉकर, क्योंकि कंटेनर सर्विस आप पहले ही पढ़ चुके हैं, लास्ट क्वार्टर के अंदर आपने उसका एग्ज़ाम भी दिया है। उसकी 25 से 30 कमांडें हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ से जाके ENGG कासिम सलानी की रपो आ रही है यहाँ पे, आमिना आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? जी आमिना, ये सारी कमांड्स हैं, तो आप चाहें तो डॉकर की कमांड्स वगैरह को रीड कर सकते हैं कि कौन सी कमांड से क्या होता है। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि
अगर मशीन लर्निंग मॉडल के लिए जो है वो फ्रंट एंड सबसे ज्यादा फिजिबल कौन सा होता है, फ्लास्क या जेंगू या कोई और जो आप रिकमेंड करें? देखिए बहुत सारे हो, कुछ भी हो सकता है, वो वेब सर जो एप्लीकेशन मतलब प्रोडक्शन वाइज अच्छा हो। ठीक है। प्रोडक्शन वाइज तो सारे ही अच्छे हैं, बैकएंड से आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोड का यानी आर्किटेक्चर लाइक जेंगो में लिखें, अच्छा है। आप करते हैं फ्लास्क के ऊपर, नो इशू। आप स्ट्रीम लाइट के नाम से एक यानी आपके पास फ्रेमवर्क है जिसमें HTML वगैरह भी आपको कुछ नहीं करना पड़ती, तो डिपेंड करता है आप बना क्या रहे हैं। अगर आप जस्ट API बना के दे रहे हैं तो हम तो सेज मेकर को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब API बन गई, API बनने के बाद जो हमारे डेवलपर्स इस्तेमाल करेंगे या वो कोई सा भी यूज़र इंटरफेस इस्तेमाल करें, कोई सा भी यानी आपकी एप्लीकेशन बनाए, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम यहाँ पे है API बना के देना। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि हम एक जनरल पर्पस के लिए बना रहे हैं, तो जनरल पर्पस के लिए बनाएंगे तो कंज्यूमर्स उसको पाएंगे। अच्छा, मैंने ये लिंक आप लोग के साथ शेयर कर दिया चैट के अंदर, तो ये आपको मिल गया। तो डॉकर की सारी कमांड्स आप यहाँ से चला के देख सकते हैं। तो नई चीज़ यहाँ पे, नई चीज़ तो नहीं, पुरानी चीज़ है जो रिकैप होगी, और वो है आपकी डॉकर। अच्छा, अब है क्या साइकिट-लर्न। साइकिट-लर्न हमें पता है कि भाई ओपन सोर्स लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग की। साइकिट-लर्न में बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, हम क्लस्टरिंग करते हैं, हम रिग्रेशन करते हैं, हम रैंडम फॉरेस्ट को इस्तेमाल करते हैं, हम डिसीजन ट्री को इस्तेमाल करते हैं। तो मशीन लर्निंग के जितने भी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम हैं जो हम पुराने इस्तेमाल करते थे, वो साइकिट-लर्न के अंदर बिल्ट इन मौजूद है। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स है। चाहे तो यहाँ से जाके उसकी फुल डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हैं। XGBoost वीक लर्नर को स्ट्रॉन्ग लर्नर में कन्वर्ट करता है। तो मोस्ट पॉपुलर आपके पास ये क्या है, लाइब्रेरी है। ये सेकंड लास्ट यानी न्यूरल नेटवर्क के टेंसरफ्लो से आने से पहले 2013 में तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो मशीन लर्निंग के कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे कैगल में, वो XGBoost था। तो XGBoost भी मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ये भी ओपन सोर्स है। रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, रैंकिंग प्रॉब्लम, ठीक है, यानी रिकमेंडेशन, रैंकिंग का मतलब रिकमेंडेशन इंजन वगैरह जो है उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है। और आप इसको चैप्टर 4 में पहले ही इस्तेमाल करके आ चुके हैं। टेंसरफ्लो, मुझे नहीं लगता कि इसका इंट्रोडक्शन मुझे देना चाहिए, कोई और दे। टेंसरफ्लो क्या है, किस लिए इस्तेमाल होता है? जी, टेंसरफ्लो के बारे में कौन इंट्रोडक्शन देगा, जो भी आपको याद है? सर ओपन सोर्स लाइब्रेरी है फॉर डीप लर्निंग। ओके, ओपन सोर्स लाइब्रेरी है फॉर डीप लर्निंग स्पेसिफिक। ठीक है, और इसके बहुत सारे यानी फ़ायदे हैं, वो आप देख सकते हैं। कैरिस इसमें मिलता है, फिर आपके पास गूगल ने बनाया है, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, भला भला बेशुमार चीज़ें। पाइटॉर्च फेसबुक की यानी ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, डीप लर्निंग स्पेसिफिक है। तो टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च बोथ आर इक्वल, सेम ही है, लेकिन कुछ यानी फीचर्स इसमें हैं तो कुछ फीचर्स इसमें हैं। तो वो देख लेंगे कंपैरिजन करते हुए आपके दोनों में क्या फ़र्क है। जस्ट गूगल करें डिफरेंट बिटवीन पाइटॉर्च एंड टेंसरफ्लो, वो आपके पास आ जाएंगे कि क्या क्या फ़र्क है। अपाची MXNet ये इस्तेमाल होता है आप जो जावा वगैरह के ऊपर, अच्छा देखें सी प्लस वगैरह के ऊपर काम करते हैं, तो वो आप अपाची MXNet को इस्तेमाल कर लेंगे। ये भी डीप लर्निंग स्पेसिफिक है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। ग्लॉन API ब्रिंग रिच टूल किट्स है कंप्यूटर विजन। तो ये स्पेसिफिक कंप्यूटर विजन के लिए ग्लॉन इस्तेमाल होती है, और इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। जब आपको CNN वगैरह सारी चीज़ें पता होंगी, वही एल्गोरिथम ग्लॉन के अंदर प्रोवाइड किए गए होंगे। अच्छा, चैनर है, चैनर भी डीप लर्निंग स्पेसिफिक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये लाइब्रेरीज हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, तो इतनी सारी लाइब्रेरीज में से हमने टॉप को यानी यूज़ किया है, लाइक टेंसरफ्लो को। पाइटॉर्च का हेलो वर्ल्ड हम देख लेंगे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो कि हमारा पार्ट ही नहीं है, हमने इसके ऊपर सिर्फ इंट्रोडक्शन और कुछ चीज़ें देखी थी, क्यू लर्निंग वगैरह लास्ट सेमेस्टर के अंदर या क्वार्टर के अंदर। तो क्यू लर्निंग स्पेसिफिक वगैरह किस तरह होती है, उनको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास ये टूल्स मौजूद हैं या फ्रेमवर्क मौजूद है स्पेसिफिक। स्पार्क बिग डेटा सॉल्यूशन है, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड जो आपकी यानी ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो स्पार्क SDK इस्तेमाल होता है, और इसको हम स्केलेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी यानी सेज मेकर वैसे प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं। ये सारी हमारे पास क्या हैं,
XGBoost, scikit-learn, TensorFlow, PyTorch यानी Spark, ये सारे के सारे क्या है आपके जी किसके अंडर आएंगे, ये हेडिंग के किसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं? फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क सर। अच्छा, इसको फ्रेमवर्क भी कहते हैं, दूसरा नाम क्या कहा है मैंने, एस्टिमेटर। ठीक है, तो एस्टिमेटर यहाँ पे यानी इस्तेमाल करेंगे या फिर हम इसको कहेंगे फ्रेमवर्क। एस्टिमेटर का यानी वो फंक्शन है जो कॉल करते हुए हम इसको डिफाइन करते हैं, इसलिए मैं इसको एस्टिमेटर कह रहा हूँ। तो एस्टिमेटर के फंक्शन के जरिए इन चीज़ों को डिफाइन किया जाता है। अच्छा जी, अब बहुत आसान तरीके से हम काम कर रहे हैं। अच्छा, ये अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये आपका होमवर्क है कि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन जो आपने चैप्टर 4 में की थी उसी को आप रिपीट कर रहे हैं और लोकल मशीन पे किस तरह डिप्लॉय करेंगे ये चीज़ आपको सीखनी है, क्योंकि चैप्टर 4 में या चैप्टर 3 में आप इसको ऑलरेडी यानी प्रोसेस कर चुके हैं, सॉरी चैप्टर 3 के अंदर आपने किया है, तो अब वही काम हम करें। हमने किया था XGBoost से बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम थी और डायरेक्ट मार्केटिंग डेटा सेट था, जिसके अंदर हमें ये बताता है कि ये मैं कस्टमर को जब ये चीज़ दिखाऊंगा, प्रोडक्ट दिखाऊंगा, वो उस पर क्लिक करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, यस या नो। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को हम दोबारा से रिव्यू कर, ठीक है, यानी ये इम्प्लीमेंटेशन हम पहले कर चुके हैं, हम उसको रिव्यू कर रहे हैं और उसको हम किस तरह यानी लोकल मशीन के ऊपर डिप्लॉय करेंगे पूरी यानी एस्टिमेटर को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं भाई, ये आपके पास पहला लिंक है, यहाँ से लेके यहाँ पर देखें तो सिक्योर शेयर यानी आप यानी इसके ऊपर कमांड चला रहे हैं CMD के ऊपर। तो ये CMD की कमांड अगर आप डायरेक्टली जुपिटर नोटबुक पे चलाना चाह रहे हैं तो डबल ये मैजिक फंक्शन है SH सिक्योर शेयर, और उसके बाद जितनी आपकी कमांड लाइन कमांड्स होती हैं वो आप इंटर कर करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पहली कमांड कही है कि इस URL से जाके, ये जिप फाइल है, जिप फाइल का नाम है बैंक एडिशनल जिप, इसे डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद सेकंड कमांड में हम कह रहे हैं कि उसको अनजिप कर दो। ठीक है, ये कमांड चाहे तो आप उसके ऊपर भी चला सकते हैं, कॉलएप के ऊपर भी चला सकते हैं, ये कमांड चाहे तो आप अपनी लोकल जुपिटर नोटबुक पे भी चला सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद SDK, अब इसके लिए तो मस्ट है कि आपके पास SDK इंस्टॉल होना चाहिए। तो SDK S3 के ऊपर अब ये क्या क्या चीज़ है भाई, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले SDK इंपोर्ट करो SageMaker। ठीक है, इंस्टॉल हुआ है उसको इंपोर्ट करें। उसके बाद आप सेशन बना, तो ये सेशन क्योंकि आपने रूट यूज़र से एक IM यूज़र बनाया, उसके ज़रिए कनेक्टिविटी हुई, तो ये कनेक्टिविटी आपने बताई कि भाई सेशन करो। ये सेशन उससे कनेक्टिविटी होने के बाद बकेट बनाए। बकेट किस नाम से बना रहा है, हमने प्रीफिक्स लिख दिया, जो प्रॉब्लम हम कर रहे होते हैं जिस पे काम, प्रीफिक्स के अंदर हम उसका नाम लिख देते हैं। तो प्रीफिक्स में जो भी आप कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम XGBoost से डायरेक्ट मार्केटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए हमने प्रीफिक्स कर दिया XGBoost। ठीक है, हाइपन डायरेक्ट हाइपन मार्केटिंग। तो आप इस तरह का यानी स्टैंडर्ड बना सकते हैं कि पहले एल्गोरिथम का नाम और फिर जिस प्रॉब्लम के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसका नाम, स्पेस की जगह आप हाइपन सेपरेटर के तौर पे इस्तेमाल करें। ठीक है, ये बहुत ही काम आसान था। ये फाइल जब डाउनलोड होगी CSV फाइल है जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि हमारा जो कॉलम था y_no, तो यस या नो जो हमें बता रहा था वो क्या हो रहा था भाई, सबसे पहले कहाँ पे आ रहा था, वो लास्ट में आ रहा था, ऐसा ही था ना। तो हम उसको उठा के जो X और Y होता है ना, इनपुट और आउटपुट, तो आउटपुट जो कॉलम होता है उसको उठा के हम कहाँ पे रखते हैं, किस पोजीशन के ऊपर जी दोस्तों, स्टार्ट में ले आते हैं। स्टार्ट में ले आते हैं। तो आप देखें भाई, पहले वाला डेटा का वेरिएबल है, यहाँ से इन्होंने 9 के कॉलम को डिलीट कर दिया और डेटा में क्या कर दिया, स्टोर, यानी बाकी का रिमेनिंग डेटा है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कहा कि डेटा को दोबारा नया डेटा बनाओ, और वो जो आपने डिलीट किया था ना यस वाला, सॉरी यस वाला PD डेटा कॉन्केटिनेशन नहीं, ये पुराना वाला डेटा है यस वाला, और उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, पहली पोजीशन पे ले आते हैं ना आप, तो यहाँ पे वही वाला काम हो रहा है, ऐसा ही है जी दोस्तों। यस इस कोड सर। जी सर। इस कोड को कोई समझाएगा, ये 2 लाइनों को मैं इनको हाईलाइट कर दूं, क्या हो रहा है इस लाइन में। सर इसमें फर्स्ट लाइन में जो है ना जो है इसको ड्रॉप कर दें नो वाले को, और इसकी जगह इनको कॉन्केटिनेट करके स्टार्ट में ले आएंगे, पहला कॉलम बना दें। सर जी
इसमें ये हो रहा है कि पहली लाइन में जो है हम एक वाई नो वाला कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं टोटली, उसको निकाल के फेंक दिया हमने, और बाकी हमारे पास जो डाटा रह गया उसमें एक वाई एस कॉलम भी है। तो वाई एस कॉलम हम ये कर रहे हैं कि हम अ, उठा के शुरू में ला रहे हैं, ठीक है, और ये उसको कर फिर रहे हैं। डिलीट। लेकिन हाँ, उठा के शुरू में ला रहे हैं मतलब, और उसको कंकैटिनेट कर, मतलब वो बस वो जहाँ पे जिस पोजीशन पे पहले था वहां से ड्रॉप हो गया और शुरू में आ गया, और कंकैटिनेट इसलिए हमने यूज किया है। लेकिन सर मुझे ये समझ नहीं है कि हमने ये किया क्यों है कि हमने शुरू में लाए हैं और वाइनो को हमने डिलीट कर दिया टोटली। ठीक है, तो फैजान हमने ये चीज़ चैप्टर 3 में पढ़ी थी कि आपका जो आउटपुट होता है ना, जब हम इसमें एक्स बूस्ट के अंदर या साइकिट में उसको पास करते हैं, तो ये कह रहा है कि सेज मेकर उसने स्टैंडर्ड फॉर्मेट कर दिया कि भाई आपका आउटपुट सबसे पहला कॉलम होगा। जैसे वी लुकअप लगाते हैं ना, जिसमें जो चीज़ सर्च की जाती है वो पहला कॉलम होना चाहिए टेबल सिलेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे इसने स्टैंडर्ड कर दिया कि भाई आपका जो आउटपुट कॉलम होगा वो फर्स्ट होना चाहिए। क्लियर? तो उसकी पोजीशन किसी भी पोजीशन पे हो, आउटपुट कॉलम है क्या है जिसमें यस या नो लिखा हुआ है ना, कि भाई इसने क्लिक किया या नहीं किया। ठीक है, तो उसमें क्लिक किया है, उसको उठा के हम पहले कॉलम पे ले आए। और सर हमने वाइनो वाला डिलीट क्यों किया है? वो कौन सा कॉलम है वाइनो? अच्छा जी, अब इन्होंने डिलीट किया है, इसको हम देख लेते हैं क्या कर रहा है। कि हमने लोड डेटा सेट किया है, वेरी बेसिक प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वन हॉट इन कोड के अंदर कर रहे हैं कैटेगरी डेटा को। ओके, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, मूव द लेबल रिक्वायरमेंट्स फाइल। अच्छा, मूव कॉलम का आया था, देखें ये कह रहा है मूव द लेबल्स टू द फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे ये मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए हुआ क्या, जब ये आपका डेटा है ना, उस डेटा में हमारे पास कॉलम था, उस कॉलम का नाम लाइक होगा यस नो। उसके अंदर दो वैल्यू थी, एक में लिखा था यस, एक में लिखा था नो। इसने टू कैटेगोरिकल किया, तो वो क्या करता है, जो भी यूनिक वैल्यू होती है उनको कॉलम बना देता है, और जहां पे वो वैल्यू आती है सिर्फ उसमें 1 आता है, बाकी सब में 0 आता है। ये याद है ना, गेट डमी, याद है? यस सर, याद है। ठीक है। अच्छा, फिर इसने उसको वन हॉट इनकोड कर दिया टू सही, कैटेगोरिकल डेटा को। उसके सही है सर, बाद समझ आ गई है कि नो मतलब वाला वो हम कॉलम। नो वाला डिलीट कर दिया। वो चाहता था नो वाला रख लेता, और यस वाला डिलीट कर देता, क्योंकि उसमें उल्टा इसका नॉट हो जाता है कि बिल्कुल, जहाँ पे वन होना था वहां पे जीरो हो जाता है। तो समझ आ गई सर। ओके, ग्रेट। अच्छा, उसके बाद नीचे वाला डेटा ये शफल कर रहा है, फ्रैक्शन 1 यानी 100% शफल कर दो, कोई भी चीज़ कहीं भी आ सकती है। स्टैट एक रैंडमली वैल्यू आपको देनी है, आप कुछ भी दे सकते हो, ये इंटीजर नंबर होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन आपको पता है कि भाई कितने पोर्शन को आपको शफल करना है, आपने कहा 100% जितना डेटा हो सबको शफल कर दो। शफल हो गया, एक्स और वाई की बेस के ऊपर ही होगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, आपने इस डेटा को तोड़ा कितना, 5%, 0.05, यानी 5% टेस्ट साइज होगा, और 95% जो होगा वो क्या होगा, ट्रेंड साइज। ऐसा ही है। साइकिट लेयर ने काम कितना आसान कर दिया ना। आपके देखो पूरा पूरा इनपुट आउटपुट सिर्फ डेटा में, और डेटा में जो पहला कॉलम होगा वो आपका आउटपुट होगा। तो उसने डिसाइड कर लिया, उसको स्प्लिट किया। स्प्लिट करते हुए हमने बता दिया भाई साइज ही होगा 5% ट्रेनिंग टेस्टिंग का है, और बाकी का रिमेनिंग जो होगा वो खुद ब खुद कैलकुलेट करके उसको ट्रेनिंग में डाल देगा। ऐसे ही, इसमें तो मुश्किल नहीं होना चाहिए, और मुझे लाइक नहीं लग रहा है कि इसको इतना टाइम मुझे देना चाहिए। आगे मूव होते हैं। अच्छा, अब आपका ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा आ गया। ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा को आपने सेव करवा दिया, तो इसमें कोई मुश्किल काम तो है ही नहीं। ठीक है, इसको आपने सेव करवा दिया। विदाउट हेडर, विदाउट इंडेक्स। हेडर आपका कॉलम होता है, टॉप कॉलम के नेम्स होते हैं। ठीक है, तो आपने इंडेक्स फॉल्स कर दिया, जो राइट साइड के ऊपर इंडेक्स आते होते हैं 0 1 2 3 डेटा फ्रेम के अंदर, और हेडर जो आपके कॉलम के नाम होते हैं। तो इसका मतलब है प्योर वैल्यू आपकी जो है वो सेव हुई। ठीक है, इसमें भी किसी को एतराज नहीं होगा यकीनन, या है? नो सर। ठीक है, अब ये प्रीफिक्स आपको पता है, आप डेटा को अपलोड करो। आपने कहा सेशन जो बना है डेटा बनाओ, ये पाथ है। ट्रेनिंग डेटा को आपने क्या करना है, अपलोड करना है। प्रीफिक्स इस्तेमाल कर दो, वहाँ पे आके एक ट्रेनिंग का फोल्डर बना देना। इसी तरह एक वैलिडेशन का फोल्डर बना देना, और आउटपुट का फोल्डर जहाँ पे आप आउटपुट रखेंगे। तो ये 3 फोल्डर बने।
अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि 3 पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड आउटपुट। आउटपुट जहाँ पे आपका मॉडल सेफ होगा। ठीक है, तो ये आपकी लोकल मशीन का पाथ भी हो सकता है या फिर क्लाउड पिकर में तो क्लाउड का पाथ। इसमें किसी को कोई कोड में मुश्किल हो रही हो इन दो यानी हाईलाइटेड जो ग्रे एरियाज में, एक नजर देख लें। अगर कोई भी एक पॉइंट, एक डॉट भी आपको नहीं आता समझ, मुझसे पूछें। जी दोस्तों, क्लियर है? यस सर, क्लियर। ठीक, आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, एस्टिमेटर। ठीक है सर ये इंडेक्स फॉल्स और हेडर ट्रू का क्या था, मतलब अभी आपने बताया था। ओके, इसको ना मैं एक कोई डेटा फ्रेम मेरे पास हो तो मैं आपको दिखाऊं। लाइक ये डेटा फ्रेम दिख रहा है आपको, या टॉप पे कोई आ जाए ऐसा डेटा फ्रेम, ये आ रहा है डेटा फ्रेम। टॉप के ऊपर डिस्क्रिप्शन और वैल्यू ये हेडर है। ठीक है, तो जब आप एक्सेल या सीएस में सेव करवाते हैं तो पहले कॉलम के अंदर पहले सेल में डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, दूसरे कॉलम के पहले सेल में वैल्यू लिखा होगा। अच्छा, और लेफ्ट साइड के ऊपर ये आपके इंडेक्स हैं। अगर आप यानी डेटा को डायरेक्टली सेव करवाएंगे ना, तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर पहले कॉलम के अंदर पहला यानी सेल खाली होगा, बाकी 0 1 2 3 होगा। दूसरे कॉलम में डिस्क्रिप्शन होगा, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू होगी, फिर थर्ड कॉलम के अंदर वैल्यू होगा, फिर नीचे वाली वैल्यू होगी। तो अगर आप हेडर फॉल्स कर दें सेव करवाते वक्त, तो टॉप वाली जो डिस्क्रिप्शन है और वैल्यू जो है ये सेव वाली फाइल के अंदर राइट नहीं होगी। इंडेक्स फॉल्स कर देंगे तो ये जो 0 1 3 आपके इंडेक्सेस आ रहे हैं ये आपकी सेव फाइल के अंदर मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, बाकी सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब दूसरी चीज हम क्या करने वाले हैं, हम एस्टिमेटर को डिफाइन करना है जॉब ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, अब ये आपके एस्टिमेटर क्या है, किस तरह डिफाइन करते हैं, तो XG बूस्ट, क्योंकि ये आपका क्या था, अभी मैंने इसको कहा था ये फ्रेमवर्क, तो एस्टिमेटर के जरिए हम डिफाइन करते हैं। इसका एक स्पेसिफिक कंटेनर होता है, और ये जो कंटेनर है XG बूस्ट हो, टेंसरफ्लो हो, कोई भी यानी आपके पास जो प्री डिफाइन आपके पास फ्रेमवर्क्स हैं, बिल्ट इन फ्रेमवर्क्स हैं, इनकी जो कंटेनर्स हैं वो कहाँ पे सेव होते हैं, Amazon ECR इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। ठीक है, तो आपको राइट कंटेनर सेलेक्ट करना होता है फॉर राइट जॉब या राइट प्रॉब्लम। और ये कंटेनर की आप वहाँ पे आपको यानी प्रीवियस चैप्टर के अंदर 4 या 5 के अंदर लिस्ट भी दिखाई गई थी कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा कंटेनर इस्तेमाल हो रहा है, याद आया? सेज मेकर की आप कंटेनर लिस्ट देख लें इसी। तो IAM यूजर के जो रोल्स हैं वो इसमें हमने खुद ब खुद वो स्टैंडर्ड लिया आएगा। एंट्री पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपका ये जो कंटेनर चलेगा ना, उस कंटेनर में जो फाइल चलेगी जिसमें आपका एल्गोरिथम लोड होगा, फिर टेस्टिंग, ट्रेनिंग, जो भी काम है, तो वो कोड आपने एक फाइल में किया। उस फाइल का नाम क्या है आपने रखा हुआ इस वक्त? पाइथन की एक फाइल बनाई है, उसका नाम है XGDB। अच्छा, मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं, एक मिनट में आपको दिखा दूं ताकि आपको पता हो। लाइक चैप्टर 7 XG बूस्ट पे काम कर रहे हैं। देखिए ये फाइल है, तो मैं अगर इसको खोल के दिखाऊं VS कोड के ऊपर, तो आपको पता होगा कि इसके अंदर आपने क्या कोड किया हुआ है। देख रहे हैं, इसके अंदर सारा कोड हुआ हुआ है।
कि आपका मॉडल कौन सा होगा, आपका डेटा सेट कहाँ से लोड होगा, ये आपका मेन कोड चलना स्टार्ट हुआ है, या आर्ग्यूमेंट वगैरह पास करना, ये अभी सारे कोड हम समझेंगे, ये सारी चीजें आगे डिफाइन करने वाला है। तो हमारा जो कोड है जो रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, xgdm.py की फाइल को ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये एंट्री पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट। एंट्री पॉइंट क्या होता है भाई, सर्वर भी चलता है, तो जैसे आप अपनी वेबसाइट जब होस्ट करते हैं, तो होस्ट करते हुए आपकी जो वेबसाइट का मेन पेज होता है उसका नाम क्या होता है, इंडेक्स डॉट, जो भी आपकी सॉफ्टवेयर की आपने बैकएंड इस्तेमाल किया है, लाइक .NET इस्तेमाल किया है या PHP इस्तेमाल किया है, तो वो एक्सटेंशन आ जाती है। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। इंडेक्स यानी आपका मेन पेज होता है, एंट्री पॉइंट होता है जहां से पूरी वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरह आपकी जो भी ट्रेनिंग, आपकी जितने काम होंगे वो इस सेंटर पॉइंट से होंगे, इस फाइल से होंगे। तो ये आपका एंट्री पॉइंट है। इंस्टेंस टाइप काउंट, एक इंस्टेंस बनेगा। ML M5 लार्ज, मैं इसको नहीं चलाने वाला क्योंकि बिल अच्छा खासा बन जाएगा, तो क्या जरूरत है क्योंकि हम पहले इसको चला चुके हैं। फ्रेमवर्क का वर्जन, तो हमने 1 वर्जन आपको देखना आता है, कोई मेजर चेंज होता है तो पहले वाले में चेंजिंग आती है, कोई यानी आपकी हल्के फुल्के न्यू फीचर्स आते हैं तो दूसरे वाले यानी जो पॉइंट के बाद होता है उसमें चेंजिंग आती है, और लास्ट वाला जो होता है कोई भी बग्स वगैरह आपके यानी फिक्स होते हैं, कोई भी एरर वगैरह फिक्स होते हैं तो लास्ट वाले में चेंज आते हैं। तो आप जो भी वर्जन देखते हैं उसके अंदर ये 3 पॉइंट होते हैं। तो तीनों पॉइंट में जब आप चेंजिंग देखें तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई पाइथन 2, पाइथन 3 के बाद 3.8 कुछ नया फ्यूचर आया होगा या 9 आया, फिर उसके बाद 0 1 2 3 लास्ट के अंदर आ रहा है, तो उसमें कोई ना कोई बग्स फिक्सिंग हो रही है। क्लियर नहीं है चीज, तो आप वर्जन आप अपने डिफाइन कर सकते हैं। पाइथन का वर्जन py3, पाइथन वर्जन 3 इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका मॉडल जहां पे सेफ होगा आउटपुट है, और उसके बाद इसके हाइपर पैरामीटर डिफाइन किए जा रहे हैं जो कि XG बूस्ट लेता है। ठीक है, तो XG बूस्ट के अंदर मैक्स डेप्थ, तो डिसीजन ट्री वगैरह अगर आपने पढ़ा है, रैंडम फॉरेस्ट वगैरह पढ़ा है, तो उसमें डेप्थ डिफाइन होती है कि किस लेवल तक आपको डिसीजन ट्री बनानी है। तो यहाँ पे मैक्स डेप्थ जो आपने डिफाइन की हुई है। इसी तरह हमारे पास होता है इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, AUC, ठीक है, एरिया अंडर द ROC कर्व। तो इसके अंदर ये फार्मूलाज होते हैं। ROC कर्व जिसमें आपका ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट, उसकी यानी हम दोनों के दरमियान फर्क देखते हैं, और फिर उसका जो भी एरिया होता है अंडर जो भी आ रहा होता है उसको फाइंड करने के लिए हम AUC को इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैट्रिक्स है, जैसे रिकॉल है, प्रिसिशन है, तो ये AUC जो है ये क्या है, एरिया अंडर द ROC कर्व। ठीक है, तो उसको C लिख दिया कर्व, तो वो जो कर्व है वो ROC। तो पहले आपको ROC को समझना होगा, ये पॉइंट कर लिया नोट, जरा आप खुद देखिएगा ROC क्या है और ROC के बाद AUC क्या है। ठीक है, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम, हाइपर पैरामीटर, ये तो मशीन लर्निंग में हम देते हैं ना हाइपर पैरामीटर। तो ये जो हाइपर पैरामीटर होते हैं बेसिकली ये कंसोल में हम पास कर रहे होते हैं। यहां तक किसी को कोई मुश्किल, एक भी डॉट, एक भी पॉइंट नहीं समझ आ रहा, आप पूछ सकते हैं। जी दोस्तों, एक नजर देख लें रोल सर इसमें जी अगर हम वर्जन ना दें फिर सर पाइथन जी। अच्छा, तो फिर ना आप ना जब ये इसका इंस्टेंस बनाएंगे ना, इसके ब्रैकेट के अंदर आके आप शिफ्ट के साथ टैप का बटन दबाएं तो उसकी कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू होगी। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू देख लीजिएगा, या इसकी आप डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं। गूगल पे जाएं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में इसकी डिफॉल्ट वैल्यू लाजमी डिफाइन की होगी। अगर आप डिफाइन नहीं करोगे तो यहाँ पे ठीक है, तो अब आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या चीजें जा रही है। अब ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आपको मिल जाएगी वो चीज। ठीक है, तो वर्जन 0.0.0 ही होना चाहिए डिफॉल्ट। ओके, या देख लीजिएगा भाई, मैं स्टैंडर्ड या जो भी उसका लेटेस्ट वर्जन होगा फ्रेमवर्क का वो उठा रहा होगा, तो ये आप देख लेंगे कि कौन सा वर्जन ये उठा रहा है डिफॉल्ट में।
रोल हो गया, ठीक है। रोल के बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ये डिफाइन करता है ML5, ठीक है। एंट्री पॉइंट जो आपका मेन कोड चलेगा, जो कि आपका एंट्री पॉइंट के अंदर आप पास करते हैं। आउटपुट ये इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपका मॉडल सेफ होगा। ट्रेनिंग स्क्रिप्ट, अच्छा ये ट्रेनिंग स्क्रिप्ट किताब की यानी रैपो में मौजूद है, हमने वहां से उठा ली और यहाँ पे ये मैंने सेव कर ली थी, जो कि अभी आपको मैंने यहाँ पे दिखाई। अच्छा फिर आगे हम चलते हैं। आपने वर्जन 3 यानी यहाँ पे जो लिखा था पाई वर्जन, PY3 इसका मतलब था पाइथन वर्जन 3, क्योंकि SD के वर्जन 2 जो है वो सपोर्ट करता है पाइथन 3 को, ठीक है। उसके बाद XGBoost अंडरस्कोप एस्टिमेटर जो आपने इंस्टेंस बनाया है, ये बनाया आपने इंस्टेंस, ठीक है। इस इंस्टेंस के अंदर फिट, क्योंकि आपको पता है ट्रेनिंग हो, इवैल्यूएशन हो, तो आप जो भी यानी एस्टिमेटर या नॉर्मलाइजर जो भी इस्तेमाल करते हैं, इंस्टेंस बनाने के बाद डॉट फिट का फंक्शन उसके ऊपर कॉल होता है उसको प्रोसेस करवाने के लिए। तो आपने इसमें डिक्शनरी पास की है, डिक्शनरी में आपने बता दिया कि भाई ट्रेनिंग का जो पाथ है वो खुद ब खुद उठा लेगा, और वैलिडेशन जो वैलिडेशन का पाथ है वो खुद ब खुद। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी पाथ के अंदर जो हमने पढ़ा था। पहले थी आपका ट्रेनिंग डेटा, तो ये ट्रेनिंग का पाथ आपने ऊपर डिफाइन किया, वैलिडेशन डेटा उसका आपने डिफाइन किया हुआ है, और थर्ड जो था आपका आउटपुट। ऐसा ही है जी दोस्तों? जी सर। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें पता चला ट्रेनिंग और वैलिडेशन का वेरिएबल जो इस्तेमाल होता है वो फिट में इस्तेमाल होता है, और बाकी एस्टिमेटर के अंदर आउटपुट जहां पे आपका मॉडल सेफ होगा वो पॉइंट होता है या वो लोकेशन होती है। अब वो S3 की हो सकती है, आपकी लोकल मशीन की हो सकती है। फिर देख ले भाई इंपोर्ट टाइम किया है, टाइम हम एंड पॉइंट क्या होता है आपका URL को यूनिक बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने कहा प्रीफिक्स, इसमें XGBoost, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग जो भी था, डायरेक्ट मार्केटिंग वो आएगा, प्लस आपका जो भी करंट टाइम इस वक्त होगा जब मैं कोड चलाऊंगा, तो ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट, सेकंड ये खुद ब खुद उठा लेगा करंट टाइम से। तो ये कोड जब भी आप चलाएंगे उस वक्त जो भी ईयर, मंथ, डेट, टाइम, सेकंड हो रहे होंगे वो उठा लेगा, और प्लस जो आपकी प्रॉब्लम है वो उठा लेगा, जो आपने प्रीफिक्स में सेट किया है वो एक URL बन जाएगा, यूनिक URL। तो उसको हम किसको देंगे, जो भी नया यूजर होगा जो हमारी इस API को यूज करेगा, तो वो लिंक हमारे पास इस फंक्शन से आ जाएगा। प्रेडिक्शन आपको पता है, जब आप यानी काम कर लेते हैं तो डेटा क्या होता है, नया इनपुट जो आपके पास आएगा, ठीक है, या टेस्टिंग वाला भी जो काम आएगा, टेस्टिंग वाला काम तो खैर अलग है। आपकी प्रोडक्शन में जब ये एप्लीकेशन चल रही होगी, एंड पॉइंट के पास जब रिक्वेस्ट आएगी तो प्रेडिक्टर जो है वो प्रेडिक्ट करके देता है। तो हमने कहा भाई XGBoost को डिप्लॉय करो। डिप्लॉय कहाँ करो, एंड पॉइंट जो भी हमने URL बनाया है उसके बाद हम कह रहे हैं इंस्टेंस का कितने होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और ये जो इंस्टेंस होगा ML22 मीडियम का, T2 मीडियम का हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड पॉइंट का, URL का, जहां पे आपकी प्रोडक्शन के अंदर जाके डेटा एज ए इनपुट मॉडल में जाएगा, मॉडल उसको प्रिडिक्ट करके आपको बताएगा कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है, या ये इस पे क्लिक करेगा या नहीं करेगा। ये 2 फंक्शन समझ आ रहे हैं आप सबके? जी दोस्तों, वेरिएबल्स ही बनाए बेसिकली। देखें एक नजर, कोई भी एक डॉट मुश्किल लग रहा हो, कोई पॉइंट, कोई कॉमा, कोई वेरिएबल का नाम। जी पाकिस्तानी बच्चों, सर ये प्रिडिक्ट हमें क्या करके दे रहे हैं? प्रेडिक्ट हमें क्या करके दे रहा है, प्रेडिक्ट का ये फंक्शन है जो आपने एंड पॉइंट बनाया। देखिए एंड पॉइंट क्या है, लाइक मैं कहता हूँ आपकी ये वेबसाइट पे ये URL, ये समझे URL है, ठीक है। लाइक मैंने कहा XGB डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग। उसके बाद आज का ईयर आएगा 2021, मंथ आएगा, मंथ क्या है दोस्तों, 11, डे क्या है आज जी, डे क्या है 21, ठीक है। और इसके बाद आपका अभी टाइम जो हो रहा है लाइक 14, 49, ठीक है, और जो सेकंड हो रहे होंगे लाइक मैं सेकंड 00 डाल देता हूँ। तो ये आपके पास एक URL बनेगा, मार्केटिंग में G भी डाल, ठीक है, मार्केटिंग। अब ये एक समझे URL इस वक्त मैंने कोड चलाया, ये आपको दे दिया, ठीक है। ये API का URL है, पोस्टमैन में इस्तेमाल करें कहीं भी।
अच्छा, अब आपका वो जो मॉडल है ना, वो मॉडल आपसे इनपुट लेगा, वो मॉडल आपसे क्या लेगा, इस यूआरएल पे इनपुट लेगा। तो वो इनपुट के अंदर वो 5 या 6 चीजें जो आपके एक्स होंगी, इनपुट होंगी, वो आप देंगे। तो वहां पे वो आपका जो भी यानी प्रिडिक्टर का कोड है ना, वो यहाँ पे आएगा। इसके पास आने के बाद इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर प्रोसेस होके आपको प्रिडिक्शन करके वापसी देगा कि भाई ये क्लिक करेगा या क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, तो यस या नो जो होगा वो आपको जेसन फॉर्मेट में जो रिटर्न करेगा वो इस फंक्शन की वजह से करेगा। क्लियर है? यस सर। नहीं, अगर नहीं क्लियर मैं दूसरी भी एग्जांपल दे सकता हूँ, अगर क्लियर है तो आप फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है सर। क्लियर है? ओके ग्रेट। और ये जो इंस्टेंस टाइप है ये हमने दिया मतलब M1 T2 मीडियम, यहाँ पे लार्ज वगैरह वो जो सेज में करके वो होते हैं इंस्टेंस वगैरह। बिल्कुल उबैद, अब जितने हमारे पास पैसे हो वैसा इंस्टेंस हम लगा सकते हैं। वैसे हम इंस्टेंस दे देते हैं। ठीक, ठीक है, तो ये हमारे यानी कंपनी के बजट के ऊपर है कि आप कौन सा इंस्टेंस की टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना फास्ट। अच्छा सर, अगर हम API मतलब इस तरह की हम API बना लेते हैं ना, तो अब वो API हम कहीं यूज करते हैं तो वो सेज मेकर जितनी दफा यूज होगी उतनी दफा पैसे काटेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, लैम्डा फंक्शन, तो वो लैम्डा फंक्शन एसडीके के जरिए हम लिखेंगे तो वो उतने पैसे काटेगा जितनी प्रोसेसिंग होती है। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। अब ये क्या कर रहा है, इसने ना कुछ डमी डेटा उसमें से ना रैंडमली उठा लिया। तो इसने क्या किया, जो वैलिडेशन डेटा है ना, वैलिडेशन डेटा में से शुरू की 10 जो आपके डेटा है ना वो उठाया, और पुराने वाले डेटा उसमें से यस का कॉलम डिलीट कर दिया। इसका मतलब है अब सिर्फ इनपुट है, उसमें आउटपुट नहीं है, ऐसा ही है। वैलिडेशन जो डेटा था उसके शुरू की 10 रोज उठाई, और उसके अंदर जो लेबल डेटा था ना जिसमें यस लिखा हुआ था कि ये क्लिक करेगा या नहीं, वाले कॉलम को डिलीट कर दिया। ऐसा ही है। इनपुट दे रहे हैं खाली, टेस्टिंग के दौरान हम क्या देते हैं, खाली प्रेडिक्शन के दौरान हम खाली क्या देते हैं, सिर्फ हम उसको इनपुट देते हैं, उसका लेबल नहीं देते। याद है ना ये चीज? जी दोस्तों, तो ये काम क्यों कर रहे हैं हम, ये पता चला है? जी दोस्तों, ये कोड क्लियर है पहला वाला? अच्छा, कोड क्लियर है, कर क्यों नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। कोड तो सारे आपके क्लियर होंगे, पाइथन आपकी बहुत अच्छी है, कर क्यों नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। कोई बताना चाहेगा क्यों कर रहे हैं? सर क्योंकि इसकी जो हेडिंग है वो हमें प्रेडिक्शन के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, इसके लेबल नहीं चाहिए तो इसलिए हमने लेबल नहीं चाहिए जी। ठीक है, और उसको भी हमने यानी बिना हेडर और इंडेक्स से सेव कर दिया। ठीक है, तो ये सेव हो गया। ओके, फिर जब ये डेटा सेव हो गया तो अब ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये जो हम बता रहे हैं ना, ये बताएगा कि जब आपका जो मॉडल है ना वो इनपुट किस टाइप में लेगा। तो हमारा जो एपीआई है उसके अंदर कोई टेक्स्ट में भी लिखे ना उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, और कोई CSV में भी लिखे तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। ये चीज समझ आ रही है कि मेरी इस एपीआई का जो ये मैंने पाथ बनाया है, इस एपीआई के ऊपर कोई बंदा, वैसे तो ये एपीआई मौजूद नहीं है, इस एपीआई के ऊपर कोई भी बंदा जो इनपुट भेजेगा हमारे मॉडल पे प्रोसेस होने के लिए, वो CSV फाइल यानी कॉमा सेपरेटेड भी हो सकता है, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है, यानी सिंगल कोड के अंदर सारी चीज लिखी हुई हो। क्लियर है? स्पेस सेपरेटर। तो ये चीज हमने यहाँ पे डिफाइन की है कि भाई इनपुट जो होगा हमारे यानी मशीन के इनपुट मॉडल का, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, CSV भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखें ना क्या बता रहे हैं, हमने कहा प्रेडिक्टर जो है उसकी कंटेंट की जो टाइप है वो क्या क्या हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है, CSV हो सकती है। अच्छा, फिर हमने उससे सबसे पहले क्या किया, इसको सीरियलाइज किया। तो जो भी आपका इनपुट आता है वो क्या होता है, सीरियलाइज होता है, और फिर उसके बाद वो डीसीरियलाइज होता है। मॉडल के पास जो जाता है ना वो डीसीरियलाइज डेटा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने क्या किया है, XGBoost प्रेडिक्टर्स, ठीक है, और यहाँ पे आपने प्रेडिक्शन का जो ऊपर फंक्शन बनाया था वो कॉल किया, और यहाँ पे वो जो वैलिडेशन डेटा था टेस्टिंग के लिए जो ऊपर आपने निकाले हैं 10 डेटा, ठीक है, बिना आउटपुट के, वो यहाँ पे पास कर दिया, और उसका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ना वो प्रिंट करवा दिया।
सो बेसिकली हमारा ये जो एल्गोरिथम है ये 0 से 1 के दरमियान की वैल्यू रिटर्न करेगा, 0.5 से अबव होगी तो इसका मतलब है वो क्लिक करेगा, 0.5 से नीचे आ रही है तो इसका मतलब है वो क्लिक नहीं करेगा। अब जैसे लास्ट वाला जो आपका डेटा है 10वां कॉलम, ये 9.7% चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि ये बंदा इस पे क्लिक करेगा। क्लियर है? यस सर। तो हमने 10 डेटा सेट इसको पास किए थे, उसने हर उसके अगेंस्ट आपको प्रिडिक्शन दे रही है, 10 इसने आउटपुट दिए हमें, गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि आपने 10 को ही प्रिडिक्ट करवाया है। सीरियलाइजर और डीसीरियलाइजर का पता है ना, इसको अपने पास नोट कर लें, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा सीरियलाइजर और डीसीरियलाइजर क्या है। ठीक है, शायद आज की बूट कैंप की क्लास में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आप लोग का होमवर्क है, कहीं से भी ढूंढें सीरियलाइजर और डीसीरियलाइजर, बल्कि लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था रऊफ ने। जी याद है किसी को? हमारे डेवलपर्स कहाँ हैं? चलिए ये देखें, ये सीरियलाइजर और डीसीरियलाइजर क्या है। असल में आपका जो इनपुट जाता है ना, ये उसको सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करता है। ठीक है, जो आप यानी अपने सर जो थोड़ा थोड़ा याद है तुम्हें? जी जी तो फिर बताएं, मैं करेक्ट सर, ये कभी जो नहीं करूंगा। मॉडल जैसा के आप- पास जाता है तो मॉडल के पास जब डाटा जाता है वो डीसेरियलाइज होके जाता है, और जो हमें जब वो रिटर्न करता है फिर serialize कर देता है, और जब आप उसको डाटा देते हैं तो वो मतलब है ना serialize होके जाता है, लेकिन मॉडल उसको यूज करने के लिए डीसेरियलाइज करेगा, लेकिन जब रिटर्न करेगा तो फिर हमें उसी फॉर्म में कर देगा, serialized फॉर्म में वापस करेगा। सही है। अब इसका फायदा क्या है, क्या नुकसान है, वो नेक्स्ट क्लास में तो फिर आप बताएंगे। ठीक है, ठीक है थोड़ा सा, और बाकी ये ठीक सब है। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, तो तुफैल इसको यानी रिसर्च करके हमें बताएंगे। फाइनली ये तो आपको पता है ना क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका तो बताने की जरूरत नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। नहीं सर ये करेंगे पैसे तो बचाने के लिए। पैसे बचाने के लिए, अदरवाइज आप देख लें कि कितने लोगों के साथ, हम सबके साथ ये नहीं हो चुका है, तो अब हम कोड चलाते सर, हुए डर अब- रहे हैं कि यार पैसे ना कटें। अब तो हर महीने में $15 खामखा ही बना रहा है दिन में, पिछले नहीं 2 तो महीने से। सारी सर्विसेज बंद करो ना। सर सर्विसेज बंद क्यों है, समझ नहीं आ रही, वो कहाँ से फिर सेज मेकर का आगे बिल लिखा आ जाता है, कभी नहीं करो, ये तो $8 मेरा महीने एंड होते होते बढ़ते बढ़ते वो 15-20 पे पहुंच जाते हैं। नहीं, मेरा तो देखो 0 है, कुछ भी नहीं सर आया। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ कुछ। जी जी बिल्कुल। ये जो पैसे कट रहे हैं ना, ये मेरे साथ भी हो चुका है। तो आज मैंने सारा चेक किया, तो वो मशीन लर्निंग जो है ना, ये जो ML.T3 मीडियम है, ये ऑन होती है, इसकी वजह से कट रहे होते हैं पैसे। मेरे भी आज सुबह $20 कट गए हैं, तो मैं उस पर वो देख रहा था, तो ये ना मशीन्स भी ऑफ करनी पड़ेगी साथ साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फैल भाई आप ये जरा ये चेक कीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो वो आप जब जाते हैं ना जुपिटर लैब में, उसमें जाके आप मशीन्स भी सारी ऑफ करें, मशीन्स और कर्नल जाके ऑफ करें, तो फिर नहीं कटेंगे पैसे। अच्छा सही, अभी कौन बता रहा था हमें? सैयद मोहम्मद। जी मोइन बताया, सैयद मोहम्मद मोइन। ओके, सो मोइन आप ये करें ना, एक यानी जूम की ना वर्कशॉप टाइप कर लें, और जितने ठीक भी है। यानी ऐसे लोग हैं जिनके पैसे एक्स्ट्रा कट रहे हैं, तो एक वर्कशॉप टाइप हो जाएगी और आपस में आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। तो श्योर सर, मैं कर लूंगा। बस सर एक चीज और कंफर्म क्लियर करनी थी कि हम इसके ऊपर कोई लगा सकते हैं, कोई चेक लगा दें या इस तरह कुछ के अगर पैसे चार्ज हो रहे हैं तो हमें कोई इंटीमेशन आ जाए या कोई ईमेल वगैरह आ जाए। हाँ बिल्कुल, नोटिफिकेशन होता है ना, आपने अपना बजट सेट कर लिया ना, उस बजट से जैसे ही ऊपर होता है वो आपको ईमेल कर देता है। सर वो बजट सेट किया हुआ है, लेकिन वो फिर भी वो ईमेल तो कोई नहीं आई जैसे। नहीं चेक करें, स्पैम वगैरह मुख्तलिफ फोल्डर में हो सकती है, आई तो होगी लास्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने ना सारी चीजें डिलीट कर दी थी, फिर भी ना कल वैसे ही मैं अपना बिलिंग चेक कर रहा था, तो उसमें ये इशू सामने आया, तो फिर ग्रुप में ही बल्कि मैंने मैसेजेस किए हुए थे, तो फिर वो खुद ही सर्च वगैरह करके तो ये चीज सामने आई कि जो कर्नल और मशीन्स है ना, वो भी हमें डिलीट करनी पड़ती हैं। ML.T3 और जो मीडियम या लार्ज जो भी मशीन चेक करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सेजमेकर स्टूडियो के अंदर वो चल रही होती है ना प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसा ही है जुपिटर लैब में, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपकी चीजें, तो ये देख लिएगा सब लोग।
अच्छा जी, ठीक है सर, अब थैंक यू। यहाँ तक तो हमने ये काम जो किया ना, ये पुराना वाला ही है, नया क्या था? ठीक है, पुराना वाला काम है ना सारा। तो अब नया काम ये है कि भाई ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर हम कैसे खुद बनाएं। ठीक है, अपना यानी एंड पॉइंट जो अपना कोड है, अब ये मशीन लर्निंग का कोड हमने किया असल में, तो ये मशीन लर्निंग का कोड हम कैसे करेंगे? ठीक है, यानी एक्सजी बूस्ट तो आपने इस्तेमाल किया, लेकिन एक्सजी बूस्ट के अंदर जो आर्किटेक्चर है, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, वो कोड आपने यहाँ पे किया हुआ है दूसरी, यानी उसके अंदर dm.py की जो फाइल है एंट्री पॉइंट वाली, तो वो कोड आपने मशीन लर्निंग का खुद किया है। तो लेकिन इससे पहले जो कर रहे थे उसमें हम खुद नहीं कर रहे थे। अच्छा जी, अब क्या है, स्टैंडर्ड वे ऑफ ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट मेक इट्स रियली इजी। तो भाई ये देखें, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट बहुत ही आसान हो जाती है, और आप इसको बिल्ट इन जो भी आपके पास एल्गोरिथम है उस पर स्विच भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, फ्रेमवर्क्स पे भी स्विच कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। जस्ट आप यानी XGBoost या जो भी है वो चेंज करें तो एस्टिमेटर बैकएंड का फ्रेमवर्क पूरा चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब ये कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। तो फ्रेमवर्क, कंटेनर क्या है, कुछ सवालात हैं जो आपके जहन में आ रहे होंगे कि भाई हमें फ्रेमवर्क या कंटेनर्स क्या है और हम इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और क्या है, इसको हम कस्टमाइज कैसे करेंगे, क्या हम अपनी लोकल मशीन पे इसको ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या है ट्रेनिंग, क्या है ट्रेनिंग, वनीला फ्रेमवर्क यानी जो पहले से लिखे हुए हैं उनमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, हाइपर पैरामीटर वगैरह हम खुद डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम इनपुट, हाउ शुड इट रीड इनपुट डेटा, तो ये कैसे यानी आपका कंटेनर रीड करेगा आपके डेटा को, और मॉडल को किस तरह सेव करेगा। डिप्लॉयमेंट से रेलेवेंट चीज़ें आ रही हैं कि भाई किस तरह आप मॉडल को डिप्लॉय करेंगे, स्क्रिप्ट कोड वगैरह क्या है, और उससे प्रेडिक्शन कैसे होगी। फिर उसके बाद डिपेंडेंसीज, तो ये आपके पास 1 2 3 4 ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रेमवर्क से रेलेवेंट क्या चीज़ें होती हैं, ट्रेनिंग क्या होती है, डिप्लॉयमेंट क्या होती है, और डिपेंडेंसीज क्या है। ठीक है, बहुत आसान कर देते। देखिए, फ्रेमवर्क हमें पता है, मैं डीप लर्निंग यानी टेंसरफ्लो पे काम कर रहा हूँ, पाइटॉर्च पे काम कर रहा हूँ, थियानो पे काम कर रहा हूँ, ये सारे के सारे आपके क्या है, डीप लर्निंग के कंटेनर फ्रेमवर्क बने हुए। इनके अंदर चेंजिंग करना, उनको कस्टमाइज करना, इसी को लोकल मशीन पे चलाना और क्लाउड पे चलाना। ट्रेनिंग का जो कोड है, ट्रेनिंग का कोड सेजमेकर ट्रेनिंग स्क्रिप्ट डिफर फ्रॉम वनीला फ्रेमवर्क, तो ये थोड़ी सी यानी अलग है। इसने आसान कर दिया ना कि भाई स्टैंडर्ड आप चीज़ें पास करें कि भाई ये आपकी डेप है, मैक्स डेप ये है, और क्या था आपके पास, ये आपका ROC कर्व की जगह AUC आप मैट्रिक्स को देख रहे हो, तो आप उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वैल्यू डालें। आप बैकएंड पे कोई भी फ्रेमवर्क चेंज हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप सेज मेकर के ऊपर जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, ये यानी जो आप वनीला फ्रेमवर्क्स में डायरेक्टली जो कोड लिखते हैं उससे थोड़ा सा फर्क है। इसके हाइपर पैरामीटर हम फिर किस तरह पास करेंगे, तो वो हम कंसोल में पास करते हैं, इसका भी जवाब मिल गया। इनपुट कैसे ही रीड करता है, तो वो सीरियलाइजर होता है, वो आपके यानी इनपुट एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी में होता है, वहां से इनपुट को रीड करता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। मॉडल को सेव करता है, जो हमने पाथ बताया है जिस जगह पे सेव होना है। डिप्लॉय करना डिप्लॉय करना बहुत ही आसान है। जब मॉडल डॉट डिप्लॉय है, उसके अंदर आपने एंड पॉइंट बताना है जो यूनिक होगा, मॉडल कहाँ पे सेव है वो पाथ बता देना, बस खत्म कहानी। ठीक है, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की टाइप बतानी है। तो ये 2 या 3 चीज आपको डिप्लॉयमेंट में बताना पड़ती है। डिपेंडेंसीज, भाई डिपेंडेंसीज क्या है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको लाइक पांडास की जरूरत पड़ी है, नमपाई की जरूरत पड़ी है, तो ये डिपेंडेंसीज है। आपने अपनी कोई कोड की फाइल बनाई, ये भी डिपेंडेंसीज हैं। तो जो डिपेंडेंसीज हैं वो किस तरह इंस्टॉल करते हैं, 3 तरीके हैं डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के, वो हम देखेंगे। एंड पॉइंट स्क्रिप्ट क्या काम के लिए यानी किस काम के लिए आती है, इसका क्या फायदा है, क्योंकि एंड पॉइंट से ही सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। तो एंड पॉइंट फाइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइब्रेरीज के फोल्डर के अंदर आप अपनी लाइब्रेरीज रख सकते हैं। तो वो 3 तरीके हैं, तो तीनों तरीके हम देखेंगे किस तरह हम रखेंगे। ये सवालात हैं, इनके ऊपर हम काम करते हैं। सबसे पहले हम काम करेंगे कंटेनर्स के ऊपर, क्योंकि आपने डॉकर पढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको अब डॉकर नहीं करवा रहा, उसकी जस्ट कमांड को मैं एक ओवरव्यू दूंगा, और डॉकर की कमांड्स का लिंक भी मैंने आपको दे दिया कि फाइल के अंदर सारी कमांड्स मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा, आपके जितने भी फ्रेमवर्क हैं उनका जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा सेजमेकर खुद अपडेट करेगा, ये गारंटी है। आपका CPU, TPO, DPO या GPO जो भी यानी इंस्टेंस की टाइप है,
वो ये इसको सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भाई इस वक्त सीपीयू और जीपीयू के इंस्टेंस जो हैं उनको ये क्या कर रहा है, फ्रेमवर्क को सपोर्ट कर रहा है, तो हम उसको कंटेनर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम देख लेंगे अब टीपीओ डीपीओ के भी हमारे पास मौजूद है इंस्टेंस या नहीं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी डीप लर्निंग कंटेनर की पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ से जाके आप देख लें भाई कंटेनर्स की लिस्ट कौन कौन सी आपके पास। इफ यू कस्टम रिक्वायरमेंट, ओके कस्टम रिक्वायरमेंट वही है कि भाई आप टेंसरफ्लो के साथ numpy, मैटप्लॉटलिब और चंद लाइब्रेरीज हैं उनको आप इंस्टॉल करें। तो वो किस तरह यानी कंटेनर्स में हम अपडेट करेंगे। इसने कंटेनर बनाना सिखाया, scikit-learn का कंटेनर किस तरह अपडेट करेंगे, XGBoost का टेंसरफ्लो। तो हम यहाँ पे XGBoost हम देख चुके हैं, scikit-learn थोड़ी सी देखेंगे और टेंसरफ्लो देखेंगे। बाकी का सारा कोड मौजूद है, आप चाहें तो एक एक कोड को रिव्यू कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये इन सारों के कंटेनर को ना अपडेट करना सब आपको सिखाएगा। हम क्या करने वाले हैं, यू कैन आल्सो बिल्ड एंड रन, ओके। तो अब ये जो कंटेनर है ना, ये कंटेनर हम खुद बनाएंगे SageMaker के साथ मिलके, ठीक है। उसको हम खुद बिल्ड करेंगे, खुद रन करेंगे ऑन योर लोकल मशीन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो कंटेनर थे जो बने बनाए मौजूद थे, उन कंटेनर को अब हम खुद बनाएंगे, अपनी लोकल मशीन में चलाएंगे। लोकल मशीन में चलाने के बाद उसमें कस्टमाइजेशन करेंगे, अपनी मर्जी की कुछ डिपेंडेंसी, कुछ फाइलें, मुख्तलिफ चीजें ऐड करेंगे, फिर उसको पुश करेंगे Amazon ECR2 के ऊपर। Amazon ECR क्या भाई, कोई दोबारा बताएगा मुझे? Amazon ECR इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, बिल्कुल ऐसा ही। पुश का मतलब क्या है, गेट पुश करते हैं ना आप, गेट पुश से क्या होता है, काइंड ऑफ सर पुश उसको करना, अपलोड करना, ठीक है। तो वहां पे वो चीज अपलोड करना क्लाउड के ऊपर। तो जैसे ही आप यानी अपनी कंटेनर बना के ECR के ऊपर पुश करेंगे, वो ग्लोबली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि पुश की टाइप क्या है, प्राइवेट रेपो या फिर आपने जो रजिस्ट्री बनाई हुई है वो पब्लिक रेपो है। अच्छा जी, तो ये काम तो बहुत ही आसान है। हम अपना SageMaker की मदद से कंटेनर बनाएंगे, उसको कस्टमाइज करेंगे, उसको पुश करेंगे ECR2 के ऊपर, और बहुत सारी डिटेल है, हम उसको फाइंड करेंगे, रेपोजिटरी वगैरह के इंस्ट्रक्शन है। टेंसरफ्लो के ऊपर हम काम कर रहे हैं, बिल्ट इन कंटेनर हम लोकल मशीन में चलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये टेंसरफ्लो के हमारे पास मुख्तलिफ वर्जन है। पहला वाला जो वर्जन है 1.15, हम इसको नहीं चलाने वाले आप चाहें तो इसको भी चला के इसका कंटेनर पुश कर सकते हैं। दूसरा वाला जो है हमारे पास टेंसरफ्लो अबव है, लाइक 2.10 CPU वर्जन है, तो हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है कि ये MPI था, कुछ मैसेज पासिंग इंटरफेस, इसको भी हम अगर 1.5 पे काम करते तो देखते, तो डेटा को एफिशिएंट वे में हैंडल करने की कुछ यानी ओपन यानी आपके पास क्या आएंगे API, क्योंकि जब आपकी कैरीज आ गई तो आप डेटा को एफिशिएंटली वो खुद ही हैंडल कर रहा होता है वरना पहले हमें अलग से लाइब्रेरीज इस्तेमाल करना पड़ती थी। यहाँ से देखें, पहली जो कमांड है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसने टेंसरफ्लो 2 को क्या किया है, रिमोटली चेकआउट उस रेपो के ऊपर हमने, या उस क्या कहेंगे ब्रांच के अंदर हमें मूव किया है। उसके बाद क्या किया है इसने, टेंसरफ्लो की इस पर्टिकुलर CPU की डॉकर की फाइल है, इसको अपने पास बिल्ड किया है, ठीक है। तो डॉकर बिल्ड हो रहा है, बिल्ड का मतलब है वो पूरी की पूरी कंटेनर को उठा के वो बिल्ड कर रहा है, ठीक है। बिल्ड पता है ना जी, डॉकर बिल्ड का पता है कमांड का, या भूले में सब? जी सर इमेज बना रहा है, इमेज बना रहा है, ठीक है, लोकल इमेज बना रहा है। इमेज का मतलब क्या, देखें इसको ना बहुत आसानी समझें। आपने कहा कि मुझे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट ना आपने कंटेनर जब एग्जीक्यूट किया, बेस इमेज जो है उसमें क्या है आपकी लिनक्स। अच्छा, अब मैं कहता हूँ पाइथन इंस्टॉल करो, ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि दूसरी चीज क्या इंस्टॉल करो, उसमें numpy इंस्टॉल करो, टेंसरफ्लो इंस्टॉल करो, इस तरह 4 या 5 डिपेंडेंसीज या चीजें बताता हूँ।
तो जब आप बिल्ड करते हैं तो वो रिक्वायरमेंट वहां पे लिखी हुई होती है, बेस इमेज के अंदर वो सारी की सारी चीजें एक एक करके इंस्टॉल होती है। ठीक है, तो ये बिल्ड की यानी कमांड ये काम कर रही है। अच्छा, अब जब वो बिल्ड हो गई ना, इसका मतलब है आपकी लोकल मशीन में वो चलने के काबिल होगी। जब वो चलने, इसके लिए भाई डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए, फर्ज है। ठीक है, अदरवाइज ये कमांड नहीं चलेंगे, क्योंकि आपने प्रीवियस क्वार्टर के अंदर डॉकर का टेस्ट दिया है। तो मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि ये कमांड आपको समझ आ रही होगी। ठीक है जी, तो फोर्सफुली इसने क्या किया, इसको एफ का मतलब फोर से, टी का मतलब इंटरेक्टिव वगैरह भी आगे जाके देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो इसने इसको बिल्ड कर दिया आपकी लोकल मशीन में, आपकी इमेज मौजूद हो गए, डाउनलोड हो गए सारी चीजें। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डॉकर रन IT इंटरेक्टिव टेंसरफ्लो, जो अभी आपने ये इमेज बनाई है, इस इमेज का नाम यही है। ठीक है, तो आपने कहा कि इस डॉकर को रन करो, ये इमेज, इसका कंटेनर अप हो जाएगा। उस कंटेनर के अंदर चले जाओ। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं अपने सिस्टम की यानी CMD के ऊपर, लेकिन जैसे मैं कमांड चलाऊंगा तो ये ब्लैक स्क्रीन मेरे ही सिस्टम की नजर आ रही होगी, लेकिन वो जो कमांड चल रही होगी वो चल रही होगी जो आपकी टेंसर यानी डॉकर की इमेज है, ये पर्टिकुलर इमेज। तो उस इमेज में आप जाएंगे, उस इमेज में पहली कमांड आपने चलाई पाइथन, वहां पे टेंसरफ्लो को इंपोर्ट किया, उसको आपने देख लिया। तो ये जो कमांड, ये जितनी भी हम यहाँ पे चीजें चला रहे हैं, ये किस में चल रही है, इस इमेज में जाके, इस पर्टिकुलर कंटेनर में जाके, इस पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस में जाके, मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं। तो ये डॉकर की ये कमांड है। ठीक है, अब आप चाहें तो बाहर जाने तो आप इस इमेज को किल कर सकते हैं, आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो यानी बैकएंड पे चलती रहे और बाहर आप ऐसे ही आ सकते हैं। तो वो सारी कमांड वहां पे मौजूद हैं जो आपको अभी मैंने लिंक प्रोवाइड किया था स्टार्टिंग क्लास के यानी होती। तो खैर डॉकर तो मैं नहीं सिखा रहा, ये छोटी कमांड से कंटेनर आपने बना लिया। अच्छा, इसी तरह ये आपको दूसरा तरीका बता रहा है कि भाई आपने इंस्टॉलेशन के तरीके इस्तेमाल किए थे। ये कह रहा है कि docker.cpo की जो फाइल है ना, उसकी लाइन नंबर 109 में आप जाएं और उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। ये पिप की कमांड के जरिए आप इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी कमांड बना दी है, पिप इंस्टॉल, कैशे में जो भी कुछ है वो हटा दो, -u। अब पहली लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लो NLTK, ठीक है, जैनसम, NumPy, ये तीन आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही, यानी आप एक साथ 4 या 5 चीजें भी इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज जी दोस्तों? जी सर। ठीक है, ये चला के तो दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल यानी आपकी, आप इस docker.cpo फाइल में जाके चेंज कर दें, तो वहां पे भी जाके आपकी जो अपनी लाइब्रेरीज, अपने पैकेजेस हैं वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इंस्टॉल हो जाएगी बस। उसके बाद ECR जो रजिस्ट्री, उसमें पुश करने का तरीका, वो पुश करने का तरीका यहाँ से जाके आप देख लें भाई। ठीक है, तो गूगल से आके कर लें। क्या कह रहा है? अच्छा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप लोग निकाल लेंगे, ECR2 पुश डिटेल। तो पुश कैसे करते हो आपको करना बता देगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन डिटेल आ गई। अब जैसे कमांड बता रहे हैं AWS ECR, वहां पे आपने एक क्रिएट रेपोजिटरी की, रेपोजिटरी का नाम आपने बता दिया, ये नाम होगा, आप अपने पास से नाम नया रख सकते हैं। ठीक है, ECR गेट लॉगिन पासवर्ड, जो भी आपके लॉगिन पासवर्ड है, यूजर नेम वगैरह, वो चीज़ आप डालेंगे कहाँ पे, यानी आप उसका इंस्टेंस बना रहे हैं। ठीक है, रीजन वगैरह। तो ये पुश करने की कुछ कमांड्स हैं, इनको आप इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये छोटा सा काम है जो आपका होमवर्क है। आप अपना कंटेनर बनाएंगे, लाइक आपकी क्लास का कौन सा है, Q4 बेस 3, तो कोई भी यूनिक नाम रख के आप रेपो पुश कर देंगे। अच्छा, अब जैसे ही हम इसको पुश करते हैं तो ये इमेज जो है, क्योंकि आपने इमेज बनाई, अवेलेबल हो जाएगी ट्रेनिंग एंड प्रेडिक्शन के लिए। तो आपका जो URL आएगा ना, वो कंटेनर का नाम है, यूनिक क्योंकि नेम होगा। तो आपका इमेज यूरी के अंदर वो नाम अब हम पास करेंगे प्रेडिक्शन करवाते हुए। तो अभी हम देखेंगे कैसे, यानी आपने जो अपना कंटेनर बनाया है उसको किस तरह आप पास करेंगे। ये कंटेनर बनाया है, ये ग्लोबली अवेलेबल हो गया, इसकी ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट के इंस्टेंस वगैरह फिर हम देखते हैं कैसे बना रहा है, ये देखें। ठीक है, तो ये कंटेनर बनाना इसने सिखा दिया। और कंटेनर जब बन गया तो जैसे आप दूसरे कंटेनर उठा के इस्तेमाल कर रहे थे, उसी तरह इसको उठा के इस्तेमाल करेंगे।
क्लियर है ये चीज? चैप्टर 8 के अंदर मोर डिटेल में हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये करेंगे कि हम अपनी लोकल मशीन के अंदर किस तरह डिप्लॉयमेंट करेंगे, ठीक है? ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑन लोकली। तो लोकल मशीन पे हम देखेंगे लोकल मशीन पे चलाने का क्या फायदा है दोस्तों, ठीक, क्या फायदा होगा? पैसों हाँ बिल्कुल, पैसे नहीं लगेंगे, तो हम इसके साथ फिर खुश हैं, सारा काम हमारा हो जाएगा। उसके लिए मैंने बताया कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, लोकल, या दूसरा क्या था, सीपीयू वर्जन इस्तेमाल करना हो तो, या जीपीयू, सॉरी ये तो सीपीयू के लिए स्टैंडर्ड है, जीपीयू वर्जन इस्तेमाल करना हो तो क्या लिखेंगे लोकल की जगह? लोकल अंडरस्कोर अपने आगे कुछ बताया था वैसे जीपीयू, ठीक है। और कहाँ पे लिखेंगे ये? ML3 ML5 जहाँ पे हमारा इंस्टेंस आ रही है वहाँ पे। बिल्कुल, इंस्टेंस टाइप जो हम डिफाइन करते थे एमएल वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, बहुत ही आसान है यार, XGBoost को इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुख्तलिफ चैनल वगैरह में थोड़ी सी यानी दूसरी यानी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज है, तो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम यूज़र हमें पता है, उसको हमने फुल राइट्स दिए हुए। आई एम यूज़र जो भी आपका रोल है उसमें फुल एक्सेस वहाँ पे आपको डिफाइन करना उस यूज़र को, तो वो ये चीज़ वहाँ पे डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, ट्रेनिंग, वैलिडेशन और आउटपुट। ऐसे ही ट्रेनिंग और वैलिडेशन फिट में पास कर रहे थे, जबकि आउटपुट का जो पाथ है कहाँ पे डिफाइन कर रहे थे हम लोग दोस्तों? एस्टिमेटर के अंदर। ऐसे ही है ना? ओके, तो अब हमें क्या करना है, हम एस्टिमेटर में जाते हैं। इंस्टेंस टाइप जो है, इंस्टेंस टाइप अगर नॉर्मल सीपीयू पे चला रहे हो तो लोकल लिख दो, और अगर आप जीपीयू पे चला रहे हैं तो लोकल अंडरस्कोर जीपीयू लिख दो, ठीक है? और उसके बाद एस्टिमेटर डॉट डिप्लॉय, और वो इंस्टेंस जो भी था लोकली मशीन के ऊपर डिप्लॉय हो जाएगा, एक यूआरएल आपको दे देगा, उसके ऊपर वो आप देख सकते हैं। तो ये लोकल पे भी आप डिप्लॉय करके देख सकते हैं, लोकल सर्वर हो, लोकल मशीन हो, XYZ, तो लोकल के ऊपर आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। इसने कहा कि ऊपर की कमांड यानी जब आप डॉकर वगैरह इंस्टॉल करें तो उसकी सर्विस को रीस्टार्ट करके फिर वो कमांड चलाएं तो बिल्कुल परफेक्टली एग्जीक्यूट होंगी। अच्छा, रन आर ऑन कोड इनसाइड दिस कंटेनर। अब हम अपना जो भी कोड है, ऊपर जो हमने नया कंटेनर बनाया है या पहले से बना हुआ, उसके अंदर अपना कोड हम चलाना चाह रहे हैं, ठीक है? अभी हमने इमेज बना के कहाँ पे अपलोड कर दिया दोस्तों? EC2 के ऊपर। ऊपर वाला जो काम हमने सीखा है, हमने EC2 के ऊपर अपनी इमेज बना के उसको रिस्टार्ट करवा के पुश कर दिया, तो वो ग्लोबली अवेलेबल है, कोई भी उसको उठा के इस्तेमाल कर सकता है। और जब वो इस्तेमाल करेगा तो जाहिर बात है उसमें उसको कोड चलाना होगा। अब वो कोड कैसे चलाएगा, क्या करेगा? तो ट्रेनिंग स्क्रिप्ट हम लिखेंगे। कैसे करते हैं भाई, देखते हैं। देखें, आपका ये जो एस्टिमेटर है ना, सबसे पहले हाइपर पैरामीटर रिसीव करेगा। हाइपर पैरामीटर क्या होता है? डेप्थ साइज, ठीक है? आपकी मैट्रिक्स कौन सी यानी इसको मॉनिटर करनी है, और बहुत सारी चीज आपको हाइपर पैरामीटर की डेफिनेशन पता है। उसके बाद क्या है? डेटा अवेलेबल। डेटा आपके 3 है, 2 डेटा तो मस्ट है, ट्रेनिंग और वैलिडेशन। आप ट्रेनिंग, टेस्ट, वैलिडेट जो भी मुख्तलिफ पाथ हैं जितने हिस्सों में आप तोड़ते हैं वो डिफाइन कर सकते हैं, वो पाथ इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे आपका मॉडल सेफ होगा या जहां से मॉडल आपका लोड होगा, ठीक है? प्रेडिक्शन के दरमियान लोड होगा, ट्रेनिंग के दौरान सेफ होगा। तो मैं यहाँ पे यानी दोनों से कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ। जहां पे आपका मॉडल सेफ होगा या जहां से आपका मॉडल लोड होगा, वो लोकेशन होती है। अच्छा, अब देखें, ये ना हमें ये कमांड लाइन पे चलाना पड़ेगी, जब जाके वो कंटेनर वगैरह जो हमारे स्क्रिप्ट के अंदर कंटेनर में चल रहा है वो इन्वोक होगा या वो चलेगा। कैसे चलेगा भाई? पाइथन -m XD, ये आपके एंट्री पॉइंट की फाइल का नाम था। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स आपके UC है, और मैक्स डेप, तो वही वाला काम जो आप डिफाइन कर रहे थे। अब सवाल ये है कि हमारा ये जो कोड है ये कमांड लाइन पे आपने चलाया, ठीक है? इस जॉब को चलाने के लिए, इसको परफॉर्म करने के लिए कमांड आपको लाजमत चलाना पड़ेगी। तो ये कमांड तो चलती है कंसोल में, तो मैं कंसोल से उस फाइल में इनपुट पास करूं, फिर उसको एग्जीक्यूट करूं, फिर वो चले। तो अब ये काम हम कैसे करें? तो
मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन इसने एक स्टैंडर्ड तरीका बताया SageMaker पे काम करने के लिए, और दूसरे तरीके भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब वो कैसे भाई? सबसे पहले हमें हाइपर पैरामीटर पास करने कमांड लाइन के अंदर। हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो हम आर्क पार्स पहले भी इस्तेमाल कर चुके। कुछ याद आ रहा है आर्क पार्स किस लिए इस्तेमाल होती है? कुछ भी याद आ रहा हो जहन में? सर कमांड लाइन से आर्गुमेंट्स देने के लिए। ठीक है, कमांड लाइन से आर्ग्यूमेंट देने के लिए या रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो ये इस्तेमाल होती है। तो हमने वही काम किया भाई, आर्क पार्स आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। तो हमने पहला आर्ग्यूमेंट ऐड किया, वही वाला मैक्स स्टेप, उसकी टाइप इंटीजर होगी, डिफॉल्ट 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 डाला हुआ है, तो डिफॉल्ट क्या कर दिया, अगर कोई भी वैल्यू नहीं डालेगा तो 4 जाएगी। यहाँ पे 5 पास कर दिया। वैसे आइडली स्टॉपिंग राउंड वो भी इंटीजर में होगा, तो ये 10 तो राउंड चलेंगे, और अगर कहे कि नहीं यार कोई 5 पे स्टॉप कर दिया, 12 पे स्टॉप करे, तो वो वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या है, इवेल्युएशन आपकी मैट्रिक्स है, स्ट्रिंग पास होगी, और स्ट्रिंग के अंदर डिफॉल्ट क्या एरर होगा। ठीक है, अदरवाइज आप AUC, ROC, प्रिसिशन, रिकॉल या जो भी आप पास करना चाह रहे हैं। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, पहली लोकेशन ट्रेनिंग की है, दूसरी लोकेशन आपकी वैलिडेशन की, और तीसरी लोकेशन आपकी किसकी है जी दोस्तों? थर्ड लोकेशन किस चीज की है? आउटपुट। आउटपुट कौन सी लोकेशन है? सर मॉडल के आउटपुट जहाँ पे हम सेव करवाना चाहते हैं, जहां पे हम मॉडल को सेव करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छा, अब ये आप अपनी लोकल पे बना लें, या आप अपनी क्या नाम है S3 के बकेट पे बना रहे हैं। लोकल पे बनाया, S3 के ऊपर पुश करना, अपलोड करना बहुत ही आसान है, और ये ऑटोमेटिकली ये चीजें खुद मैनेज कर रहा होगा। तो ये पाथ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद हम आर्क पास वही दोबारा चीजें पास कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, आपने str OS एनवायरनमेंट, तो ये आपका पाथ कौन सा चला गया? सबसे पहले जहां पे आपका मॉडल है, दूसरा आपका क्या है जहां पे आपका ट्रेनिंग डेटा है, और तीसरा आपका क्या है जहां पे आपका वैलिडेशन डेटा है। ठीक है, तीनों चीजें हम यानी आर्क पास के जरिए पास कर रहे हैं, और ये तीनों चीजें हमें पता है हम कमांड लाइन से आर्क पास से ही पास कर रहे हैं। तो हाइपर पैरामीटर कमांड लाइन के जरिए हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, चैनल हमें पता चल गए, ये चीजें हमें करनी। डिप्लॉयमेंट के अंदर चंद चीजें इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें क्या बता रहा है, आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो सबसे पहले आपका जो मॉडल है वो लोड करे। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा जो आपके इनपुट को प्रोसेस करेगा मॉडल को देने से पहले। तीसरा फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा जो आपकी प्रेडिक्शन को रिटर्न करता है। ठीक है, प्रोसेस प्रेडिक्शन बिफोर दे आर रिटर्न टू द कॉलर। ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन हमें बनाना पड़ेंगे। ये चीज समझ आ रही है? 3 फंक्शन। डिप्लॉयमेंट क्या है, जो आपका प्रेडिक्टर है, जब आप डिप्लॉय करते हैं अपनी, जहां पे आपका सर्वर चल रहा होगा, जहां पे रिक्वेस्ट जाएगी, उसको प्रोसेस करके वो बताएगा यस या नो। उसके लिए आपको 3 फंक्शन बनाना पड़ते हैं कि मॉडल, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, आपका मॉडल रेडी है, आपका कंटेनर रेडी है, आपका आउटपुट रेडी है, तो पहली लोकेशन पहला फंक्शन होगा जो आपने मॉडल सेव करवाया उसको लोड करो, और आपके पास जो अभी इनपुट डेटा आया है जो कि मॉडल में देना है उसको प्रोसेस करो। उसके बाद जो प्रेडिक्शन हो गई है, प्रेडिक्शन होने के बाद रिटर्न करने से पहले आपको डीसीरियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सीरियलाइज करना पड़ेगा, तो वो आप यानी उसको करो, यानी वापसी उसी फॉर्म में लाओ जो CSV फॉर्म में था, जिसे बंदा पढ़ सके कि यस या नो। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल हो, ना कि वो सिर्फ नंपाई एरे हो। तो ये चीजें आपको कुछ करना पड़ेंगी। तो ये किस तरह होगी ये इसमें बता रहा है। ओके जी, हमने ये चीज पढ़ी है कि ट्रेनिंग हमारा मॉडल सेफ होता है, और हमारे पास जो इनपुट डेटा है वो 3 फॉर्मेट में मैंने बताया था ना। 3 फॉर्मेट कौन कौन से थे? टेक्स्ट फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट, CSV फॉर्मेट, और नंपाई फॉर्मेट में भी हम डेटा को पास करते हैं। तो ये मॉडल आपका यानी क्या होता है, एक्सेप्ट उसको करता है। ठीक है, तो डिफॉल्ट फॉर्मेट हम लोग यानी जेसन वगैरह को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर CSV वगैरह के सिविलाइजर वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉलमनार डेटा के अंदर कन्वर्ट करने के लिए।
और दूसरे यानी अभी टेंसरफ्लो की डिप्लॉयमेंट बता रहा है, आप चाहें तो अपाचे एमएक्स नेट पे कर सकते हैं, ग्लोन पे कर सकते हैं, तो वो सारी यानी कोड आपको यहाँ पे इसने कंटेनर के दिए हुए। 3 फंक्शन हमने पढ़े थे, 3 फंक्शन कौन कौन से बनाएंगे हम, दोबारा से रिपीट करें। पहला फंक्शन होगा जो कि लोड करेगा मॉडल को, दूसरा फंक्शन प्री प्रोसेसिंग करेगा मॉडल को देने से पहले, तीसरा फंक्शन क्या काम करेगा, आउट हाँ आउटपुट देने से पहले जो उसकी प्रोसेसिंग वगैरह होगी वो करेगा प्रेडिक्शन के बाद। तो ये इसकी यानी 3 फंक्शन हमें बनाना पड़ते हैं। मॉडल फंक्शन है, उसका नाम स्टैंडर्ड कर दिया मॉडल अंडरस्कोर फंक्शन, जो मॉडल को लोड करेगा, ठीक है। जहां पे वो रखा हुआ है हमारे इस वक्त जो मॉडल की डायरेक्टरी है वो ये, ओके। फिर उसके बाद क्या है आपके पास, इसमें ट्रेनिंग की डिटेल वगैरह भी सारी चीजें आ रही, तो देखते हैं क्या क्या इसमें पास कर रहे हैं। दूसरा फंक्शन था इनपुट प्री प्रोसेसिंग, तो इनपुट प्रोसेसिंग जो है उसके लिए डी सीरियलाइज एंड सीरियलाइज का यानी प्रेडिक्शन फंक्शन वगैरह हम इस्तेमाल करेंगे, ये फंक्शन अभी हम बनाएंगे। आउटपुट देने के लिए ये फंक्शन हम बनाएंगे। प्रेडिक्शन फंक्शन के लिए हम ये बना रहे हैं, ये ऑप्शनल है। और XGBoost के अंदर हम पहला फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, मॉडल अंडरस्कोर फंक्शन। तो यहाँ पे देखें कितना आसान किया है। आपने कहा मॉडल ये फंक्शन बना रहे हैं, डायरेक्टरी का पाथ होगा जहां पे वो फंक्शन रखा हुआ है, ठीक है, मॉडल रखा हुआ है। ये आपके पास एक लाइब्रेरी है जॉब लिब डॉट लोड, तो क्योंकि आपने जो मॉडल को सेव करवाया पहले H5 में सेव करवा रहे थे, अभी आपने जॉब लिब की एक्सटेंशन के अंदर इसको सेव करवाया, ठीक है। तो हमने कहा भाई जॉब लिब डॉट लोड का फंक्शन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो पाथ बताया वहां से जाके उसको लोड कर लो और उसको रिटर्न कर दो, तो आपका मॉडल लोड हो गया। जैसे आप टेंसरफ्लो tf.load इस्तेमाल करते थे, तो सेम उसी तरीके से आपके पास क्या है, जॉब लिब लाइब्रेरी है। csv.load भी तो इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक लाइब्रेरी है, तो स्पेसिफिक फॉर्मेट की फाइल को लोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारा जो मॉडल है जॉब लिब की एक्सटेंशन के अंदर सेफ है। उसके बाद क्या है, मॉडल फंक्शन। मॉडल फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पहला वाला फंक्शन था sklearn, ठीक है, साइंस किट लर्न, ठीक है। तो हम scikit-learn पढ़ रहे हैं, या साइंस किट है आपके पास, तो scikit-learn को हमने लोड करने के लिए बनाया। अब XGBoost को लोड करने के लिए तो हमने कहा भाई xg.booster, उसके बाद जो इंस्टेंस बना है ये लोड करेगा, ये पाथ है। तो यहाँ पे डॉट मॉडल की एक्सटेंशन में सेव करवाया, वहां पे जॉब लिब पे सेव करवाया था, यहाँ पे डॉट मॉडल के अंदर सेव करवाया। इसी तरह हम जब उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, टेंसरफ्लो कौन सी एक्सटेंशन में मॉडल को सेव करवाते हैं दोस्तों, जी पाकिस्तानी बच्चों, मॉडल को हम किस एक्सटेंशन में सेव करवाते हैं, H5 बिल्कुल .h5 तो H5 में सेव करवा रहे थे, ओके। तो हमें यह पता चला कि भाई दूसरी भी एक्सटेंशन होती है, उन पे भी आप सेव करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास पायटॉर्च चैनल, इसके ऊपर भी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके भी इसने कोड वगैरह दिए हुए, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मॉडल, तो भाई ये तो हमें आता है सेव करवाना और उसको लोड करवाना। अपलोड, आपका जो एग्जिस्टिंग मॉडल है लोकल मशीन में, उसको हम S3 में किस तरह रखेंगे, ठीक है। तो सिंपल इसका मतलब है आप अपने मॉडल को कॉपी कर रहे हो अपनी लोकल मशीन से S3 के बकेट पे। चैप्टर 11 के अंदर ये बहुत डीपली आपको बताएगा। अच्छा, अब मैनेजिंग आपकी डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज क्या थी भाई, जी डिपेंडेंसीज क्या थी, सिस्टम डिपेंडेंसीज यानी आपके सर वो जी जी बताएं। पाइथन 3 है, सेज मेकर है, और बाकी जो कुछ हमने यूज किया वो सारी इसकी डिपेंडेंसी, ठीक है। डिपेंडेंसीज यानी आपकी लाइब्रेरी, आपके पैकेजेस, जो भी एक्स्ट्रा चीजें आपको पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करना होती है, वर्ड इस्तेमाल करना, एनवायरनमेंट, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट में आपको इंस्टॉल करना होती है, वो डिपेंडेंसीज है, ठीक है। और फाइल भी आपको जरूरत है, तो वो बहुत सारी आपकी यानी डिपेंडेंसीज होती है। यानी ये कह रहा है कि वो एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज हैं, एक्स्ट्रा फाइल्स हैं जो कि आपको उस कंटेनर के अंदर से इंस्टॉल करनी होगी या उस इमेज में इंस्टॉल करनी होगी, ऐड करनी होगी। तो कैसे करें, अब उसको ऐड करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। वो 3 तरीके क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। एस्टिमेटेड लोड एंट्री पॉइंट स्क्रिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी में हमने ये रखा हुआ है, एडिशनल फाइल हमें रखना पड़ेगी करंट डायरेक्टरी में।
असल में हम बनाते हैं SRC, या हमारे पास होता है सोर्स डायरेक्टरी। तो जो भी आपकी मेन एंट्री पॉइंट होता है और जितनी भी डिपेंडेंसीज की फाइल होती हैं वो नहीं, डिपेंडेंसीज नहीं, जो आपकी यानी एडिशनल एक्स्ट्रा फाइल्स होती हैं उनको हम SRC के फोल्डर में रखते हैं। जैसे आप नीचे यहाँ देख सकते हैं, आपने क्या कहा, एंट्री पॉइंट इज इक्वल टू myscript.py, सोर्स डायरेक्टरी इज इक्वल टू SRC। तो जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल होंगी और जितनी भी आपकी यानी पाइथन की यानी एंड पॉइंट की फाइल है वो कौन सा फोल्डर के अंदर होना चाहिए, SRC के फोल्डर के अंदर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कहां पे रखेंगे हम एक्स्ट्रा फाइल्स को और एंड पॉइंट की फाइल को, जी किस फोल्डर, SRC। ये हमें कस्टम फोल्डर वहां पे बनाना पड़ेगा। दूसरा वे, हम चाहे देखें numpy, pandas, सारी क्या है, पैकेजेस, लाइब्रेरीज है ना, इन तमाम लाइब्रेरीज को हमें इंस्टॉल करना है। तो अब सारा ही डेटा अगर मैं SRC में रखूं तो वो एक यानी एक बहुत कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हो जाएगा ना। तो मैं चाह रहा हूँ यार जो लाइब्रेरीज है ना उनको इंस्टॉल करने के लिए एक और फोल्डर बनाओ जो असल आपकी डिपेंडेंसीज है, उसका नाम हम रख देते हैं लिब। तो जितनी लिब है, लाइब्रेरीज हैं, वो उसी फोल्डर में इंस्टॉल होना चाहिए। तो अब ये काम हम करें, हमने कहा एक फोल्डर बनाओ .lib, ठीक है, mkdir, एक डायरेक्टरी बनाओ लिब के नाम से, आप कुछ और नाम भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद में कह रहा हूँ pip install mylib, ये एक पैकेज है, _t, और इसको किस फोल्डर में इंस्टॉल करो, डॉट नहीं, डायरेक्टली लिब लिखा। तो जो भी आपने फोल्डर बनाया उसके अंदर ये सारी चीजें इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, फिर आपकी डिपेंडेंसीज के एट्रीब्यूट के अंदर वो पाथ पास करेंगे जहां पे आपकी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास सोर्स पॉइंट हो गया, दूसरा हमारे पास लिब का फोल्डर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई भी एक्स्ट्रा चीजें आपको इंस्टॉल करनी हो अपनी इमेज के अंदर, अपने कंटेनर के अंदर, तो आपके पास दो फोल्डर हैं, एक SRC का फोल्डर और दूसरा फोल्डर कौन सा है, लिब का फोल्डर। SRC के फोल्डर में सारी पाइथन की एक्स्ट्रा फाइल्स वगैरह आएंगी और वहां पे आपकी एंट्री पॉइंट आएगा, जबकि लिब के अंदर जितनी आपके एक्स्ट्रा पैकेजेस होते हैं जो आप पिप इंस्टॉल करके करते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे इंस्टॉल हो, ठीक है। तो फोल्डर बना दिया हमने, एक आर्किटेक्चर बना दिया। अच्छा, नाम कुछ और भी रख सकते हैं फोल्डर का, लेकिन वो पाथ डिपेंडेंसीज के अंदर और सोर्स के अंदर आपको पास करना पड़ेगा। तो सोर्स डायरेक्टरी के अंदर जहां पे आपकी सारी फाइलें रखी हुई हैं और डिपेंडेंसीज के अंदर जहां पे सारे पैकेजेस रखे हुए हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, सिर्फ दो फोल्डर के बारे में बताया कि ये दो फोल्डर बनाने। अच्छा जी, तो ये पहला तरीका था, ये पहला तरीका था। पहला तरीका, आप मैनुअली दो फोल्डर बनाओ SRC और लिब के नाम से, उनके अंदर आपको सारे पैकेजेस रखने। अब दूसरा तरीका हमें पता है, हम पिप इंस्टॉल से चीजें इंस्टॉल करते हैं, ऐसे ही है जी दोस्तों। जितनी चीजें हम इंस्टॉल करते हैं एनवायरनमेंट में, अपनी लोकल मशीन में भी आप जो इंस्टॉल करते हो पाइथन के पैकेजेस, वो कैसे करते हैं, पिप इंस्टॉल। यस सर, पिप इंस्टॉल, ठीक है, पिप इंस्टॉल। तो अब इसने क्या किया, एक अपना पैकेज बना लिया इंस्टॉल के नाम से, एक फंक्शन बना लिया, मेथड बना लिया, ठीक है, फंक्शन बना लिया। ये फंक्शन क्या करता है, सब प्रोसेस कॉल करता है system.execute, यानी कंसोल के अंदर जाके एक कमांड चलाता है। कमांड क्या चलाता है भाई, -m pip install, और उसके बाद एक वेरिएबल के अंदर जो भी आप पैकेज का नाम पास करेंगे, ठीक है। तो ये हमने अपना कोड बना लिया। कोई भी चीज इंस्टॉल करने के लिए आपको अगर जुपिटर नोटबुक के जरिए इंस्टॉल करना है, पैकेज का नाम बता के, अभी आप किस तरह इंस्टॉल करते हैं चीजों को, लाइक मुझे कोई चीज इंस्टॉल करनी हो तो मैं क्या करूंगा, दो कमांड है ना, एक sh pip install, सबसे छोटी लाइब्रेरी numpy कर देते हैं यार, कोई और दूसरी जो डिस्टर्ब ना करे। कौन सी लाइब्रेरी करें, पांडास करें, ठीक है, पहली कमांड। दूसरा तरीका, pip install pandas,
ठीक है, ये यानी स्टैंडर्ड जुपिटर नोटबुक के, लेकिन पाइथन में तो नहीं चलेंगी, ये तो सिर्फ जुपिटर नोटबुक के सेल में ही ये कमांड चलती है। अगर मैं ये .py की फाइल में काम कर रहा हूं तो वहां तो पूरी जिंदगी नहीं चलते ये कोड, ऐसा ही है जी दोस्तों। ये तो जुपिटर नोटबुक में चलाने के लिए है ना। तो जुपिटर नोटबुक अगर आप पांडास के उसमें काम कर रहे हैं तो मैंने ये कोड लिखना या फंक्शन बना लेना और उसके बाद उस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, कोई भी पैकेज का नाम बताऊंगा, उसको क्या कर देगा। आ रही है ना ये चीज समझ? जी दोस्तों, ठीक है, इसने इंस्टॉल कर दिया, इसने बैकएंड के ऊपर जाके कंसोल पे चलाया है, क्योंकि जुपिटर नोटबुक का बिल्ट इन फंक्शन है, वहां पे आपको कंसोल का आउटपुट भी दिखाता है, लेकिन ये इसने कंसोल पे जाके कोड चला दिया। ये चीज समझ आई? लेकिन इसका आउटपुट नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि हमने तो इसका आउटपुट के नतीजे में जो चीजें आए वो जुपिटर नोटबुक पे डिस्प्ले करवाने का कोड ही नहीं लिखा यहाँ पे। ऐसा ही है ना जी पाकिस्तानी बच्चों? क्लियर है ना? बस इंस्टॉलेशन का है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं। ओके, जब आपने ये दूसरी टेक्निक बना ली और उसके बाद आप जो भी जितनी चीजें आपको इंस्टॉल करनी है इंस्टॉल करते जाओ। इंस्टॉल, पहला पैकेज इंस्टॉल, दूसरा पैकेज इंस्टॉल, तीसरा पैकेज इंस्टॉल होते जाएंगे। तो दूसरा तरीका हो गया कि भाई आप डायरेक्टली सब प्रोसेस चला के बैकएंड के ऊपर कंसोल पे कंटेनर के अंदर चीजों को इंस्टॉल करवा सकते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास तीसरा तरीका है, और वो तीसरा तरीका क्या? डॉकर फाइल। डॉकर फाइल में जाओ, वहां पे डॉकर फाइल के अंदर जो नई इमेजेस हैं वो ऐड कर दो कि भाई ये पिप भी होगी, ये रिक्वायरमेंट भी होगी। पिप फ्रीजी वाला आपको याद होगा, एक कमांड थी पिप फ्रीजी, याद है? जी सर, शुरू में पढ़ी थी। पिप सारी आ जाती हैं। तो ये तो मेरे पास अभी थाउजेंड्स ऑफ यानी क्या लाइब्रेरीज पैकेजेस इंस्टॉल है, लेकिन जब आप नया कंटेनर बना के देखेंगे ना, वहां पे 3 या 4 लाइब्रेरीज आ रही होंगी जो आपने इंस्टॉल की होंगी। ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि कोई नई चीज इंस्टॉल करी और आपकी कोई भी इमेज पुल करे, ठीक है, इस्तेमाल करे, तो जितने भी लोग हैं वहां सबके पास वो अपडेट भी हो जाए। तो कुछ नहीं करना होगा, आपको अपनी इमेज को अपडेट करना होगा। तो इमेज को अपडेट करने के लिए आपको डॉकर फाइल में जाना होगा। डॉकर फाइल में जाके आपने वो चेंजिंग बतानी है और उसके बाद आपने रीबिल्ड करते। तो रीबिल्ड जब करेंगे और उसके बाद उसको दोबारा इमेज पे पुश कर देंगे। तो यानी वही वाला काम है जो आप अपनी यानी रेपो पे काम कर रहे हैं, लोकल मशीन में आपने चेंजिंग की और उसके बाद कमिट करके उसको पुश कर देते हैं। तो ग्लोबली वो कोड सबके पास अवेलेबल हो जाता है। तो इसी तरह वो ग्लोबली आपकी जो रजिस्ट्री बनी हुई है वो सबके पास क्या हो जाएगी? अपडेट। जो भी उसको अपडेट करेगा, पुश करेगा। तो सबसे बेस्ट वही हाल है दोस्तों। लास्ट वन, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तीनों तरीके पता होना चाहिए, लेकिन इस्तेमाल कौन सा करें आप लोग? रिकमेंडेशन इनकी क्या है? बेस्ट डॉकर फाइल। डॉकर फाइल में जाके चेंज करना है। ये उसका कंटेनर वगैरह उठा के चला रहा है जो इसने बनाया है। ठीक है, एंट्री पॉइंट बता दिया, इमेज का पाथ बता दिया, और जो भी यानी चीजें आ रही है। तो ये थोड़ी सी चीज आपको चेंज करनी होगी। अच्छा, हम कौन से पेज नंबर पे इस वक्त? 36 तक हमें पढ़ना है ना? अच्छा, ये लाइब्रेरीज फॉर डिप्लॉयमेंट, ये कुछ चीजें बता रहा है। अब क्या कह रहे हैं? अब सारी चीजों को एक साथ करते हुए हम काम करते हैं। अभी तक इसने अलग अलग चीजें आपको समझाएंगे, टेक्निक समझाएंगे, कंटेनर कैसे बनता है, इमेज अपडेट कैसे होती है, पुश कैसे होती है। अब इन सब को मिला के एक साथ हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक कंप्लीट एप्लीकेशन पे काम करना जानते हो। तो कर रहे क्या है भाई? सबसे पहले फ्रेमवर्क कोड हम करेंगे, हम हाइपर पैरामीटर वगैरह पास करेंगे। स्क्रिप्ट मोड पे काम कर रहे हैं लोकल मशीन के ऊपर। हाइपर पैरामीटर आर्क्स क्या थी हमारे पास? पार्ट्स आर्क था या आर्क पार्ट्स था? उसको इस्तेमाल करते हुए हम पास करेंगे। उसके बाद हम कुछ फंक्शंस बनाएंगे मॉडल को लोड करने के लिए। फिर कोड को लोकली हम चलाएंगे सेजमेकर कंटेनर के साथ।
और हम जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं XGBoost और TensorFlow के साथ करने वाले हैं। और क्या है, लोकल मोड यूजिंग एस्टिमेटर। तो लोकल मोड क्या था, लोकल पास करते हैं, सिंपल डिप्लॉय कर देंगे हम टेस्ट मॉडल के ऊपर। एंड फाइनली अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं लोकल से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे लेके जाना चाह रहे हैं, आप सिंपल यानी टाइप इंस्टेंस टाइप चेंज कर दें, बाकी सारा का सारा जितनी आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो ML M5 लार्ज के ऊपर जाके खुद डिप्लॉयमेंट कर देगा। तो देखिए काम कितना आसान हो गया। आप सारा का सारा काम अपनी लोकल मशीन में करें, वो सारा काम लोकल मशीन में हो जाए, कुछ नहीं करना, इंस्टेंस के टाइप चेंज कर दो, वो क्लाउड के ऊपर चले जाएगा। ऐसा ही है। तो लोकल अपनी क्लाउड पे खेलना और लोकल पे खेलना कितना आसान है, सिर्फ इतनी सी चेंजिंग से। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? अब देखिए इससे बहुत सारे फायदे भाई, आपकी लॉजिक वगैरह सारी चीजें जो एरर्स वगैरह आ रहे हैं आप अपनी लोकल मशीन में चला रहे थे, टेस्ट किया, ओके सब आपके मुताबिक जब काम हो गया, कॉस्ट वगैरह आपकी यानी इंस्टेंस वगैरह की सेफ हो रही है, जब सारी चीजें ओके हो गई, कोई भी क्रैश आने कुछ भी आने आपने अपनी लोकल मशीन पे सेट किए क्योंकि आपके पास अच्छी कॉन्फ़िगरेशन मौजूद थी सिस्टम की। एंड देन फाइनल जब आप कहते हैं कि हाँ मेरा मॉडल अब इस काबिल है कि मुझे इसको डिप्लॉय करना चाहिए, ठीक है, तो जस्ट आपको इंस्टेंस की टाइप चेंज कर देंगे और कुछ नहीं करना, तो सारी चीजें वो खुद मैनेज कर देगा। इसमें कोई मुश्किल दोस्तों? लोकल से क्लाउड पे ले जाने के लिए सिर्फ क्या चेंज करना है हमें? इंस्टेंस टाइप, ठीक है, इंस्टेंस टाइप आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, साइकिट-लेर्न के साथ हम कर रहे हैं और बोस्टन हाउस जो हम पहले ही यानी एप्लीकेशन कर चुके हैं। देखिए सारा वही कोड है जो अभी ऊपर हम करके आए, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन है, ट्रेंड स्प्लिट के अंदर तोड़ना, एरर्स वगैरह मुख्तलिफ हैं, मॉडल जो आपका था जॉब लिब, ठीक है, सेव करवाने के लिए इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने हाउसिंग का डेटा लोड किया, अब डेटा आपका चेंज हो गया, पहले वो मार्केटिंग का था, अब बोस्टन हाउस का है, जो कि हमने चैप्टर 4 में भी डीप लर्निंग वाली जो किताब थी वहां से पढ़ा हुआ है क्वार्टर 2 के अंदर, ठीक है। तो सेम वही डेटा है, लास्ट कॉलम जो उसके प्राइस है उसका नाम इन्होंने मिड वी रखा हुआ है, तो ये आपके क्या थे, प्राइस थे, ये लेबल उठा लिया, या आपने इनपुट डेटा से उसको डिलीट कर दिया, ट्रेन और इसके अंदर स्प्लिट में तोड़ दिया, तो 10% जो डेटा वो टेस्टिंग के लिए, बाकी जितना डेटा वो ट्रेनिंग के लिए है। अच्छा फिर क्या है, रिग्रेशन, आपने नॉर्मलाइज करना डेटा को, नॉर्मलाइज आपको पता है x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सारे ही सारे आपने नॉर्मलाइज करना, नॉर्मलाइज आपने ट्रेनिंग को भी कर दिया, नॉर्मलाइज आपने इनपुट को भी कर दिया, और ओके एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, तो आपने क्या कर दिया, सबसे पहले रेगुलराइज कर दिया दोनों को, और इसी तरह आपने दूसरा वाला काम जो है ये टेस्टिंग और ट्रेनिंग पे भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने टेस्ट डेटा पास किया और उसको प्रिडिक्ट करवा दिया, तो ये सारा से सारा काम है, बहुत आसानी से आप ये कोड चला सकते हैं। ये आपने मशीन लर्निंग का कोड किया, कोड करने के बाद हमें क्या करना है, अब इसके जो आर्ग्यूमेंट हैं, जैसे कि आर्ग्यूमेंट क्या क्या थे भाई वो हम देखेंगे। इंपोर्ट आर्क पार्स, आपने क्या नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मलाइजेशन बाय डिफॉल्ट आपकी क्या फॉल्स, यानी नॉर्मलाइज डेटा नहीं होता। दूसरा टेस्ट का साइज जो है बाय डिफॉल्ट 10% है, आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। रैंडम स्टेट है जो कि शफल करते वक्त कुछ रैंडमली वैल्यू एज इनपुट लेता है और फिर उसके अगेंस्ट आपको कुछ रैंडम नंबर जनरेट करता है। पार्स आर्क नॉज, ये क्या कर रहा है, आपके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आए कंसोल से, ठीक है, उनको रिसीव करता है और उसके अगेंस्ट नॉर्मलाइज वाला डेटा इसने निकाल लिया, उसकी वैल्यू निकाल ली, टेस्टिंग वाला उसका साइज, उसकी वैल्यू जो यहाँ पे पास करेंगे कंसोल में वो उठा लेगा, रैंडम स्टेट जो कंसोल में किसी ने दिया होगा वो उठा लेगा। उसके बाद डेटा क्या कर रहा है, लोड कर रहा है, लेबल कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, ट्रेंड टेस्ट के अंदर तोड़ रहा है, और बाकी ये ट्रेंड टेस्ट में जो तोड़ने वाला अब काम था वो वेरिएबल्स उठा, ऊपर वाले कोड को आपने अब अपडेट कर दिया इस कोड के साथ या रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो पहले जो वैल्यू हम यहाँ पे खुद पास कर रहे थे 10%, 1 2 3 और एक और क्या था आपके पास, 3 चीजें थी ना, नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन आपने यहाँ पे की थी ट्रू, ये 3 चीजें आपने ये ट्रू की वैल्यू पास की है, सॉरी ये
ये ट्रू, ये वैल्यू पास की। तो आपने 3 वैल्यू अब कंसोल से ली, ठीक है जी। वही कोड है, वेरिएबल से वो वैल्यू लेके यहाँ पर रिप्लेस करवा दी। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? जी दोस्तों, नो सर। क्या क्या? ठीक है, तो ये चीज आपको आती है, पाइथन ही है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा भाई, इनपुट आउटपुट कमांड लाइन के जरिए हम ये लेते हैं। चैनल आपके हैं तो वैलिडेशन ट्रेनिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पाथ हम देते हैं। तो हमने कहा भाई वही 3 चीजें, आपकी मॉडल कहाँ से लोड करना है, ट्रेनिंग डेटा कहाँ से, और टेस्टिंग डेटा या वैलिडेशन डेटा कहाँ है वो आपने पास किया है, और क्या है ये भी वो वैल्यू आपने निकाल ली कंसोल से, जैसे ऊपर निकाली ऐसे यहाँ पे निकाल ली। ऐसा ही है, इसमें तो किसी को कोई मुश्किल नहीं हो रही ना। आर्क डॉट मॉडल जो वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हैं कीवर्ड के साथ, वही यहाँ पे आप उठा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग का मॉडल था तो ये ट्रेनिंग आपने उठाई। यहाँ पे आपने मॉडल हाइपर यानी अंडरस्कोप क्या था DIR, तो यहाँ पे मॉडल अंडरस्कोप DIR इसने उठा लिया, ठीक है, और वेरिएबल में असाइन कर दिया जो हम आगे पास कर रहे थे। ओके, फिर आपके पास ये ट्रेनिंग डेटा वेरिएबल से उठाया, फाइल का नाम स्टैंडर्ड किया हुआ है आपने, और फिर उसके बाद वो लोड वगैरह सारा वही काम कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ से देखें काम, हमने पहला फंक्शन बनाना था जहाँ पे आपका मॉडल क्या है, सेफ है, उसको लोड करना। तो यहाँ पे देखिए हम पास कर रहे हैं। आपने कहा भाई मॉडल फंक्शन ये पाथ होगा, ठीक है, जॉब लिप क्योंकि आपका मॉडल है XGBoost का, वो जॉब लिप के एक्सटेंशन में सेफ होता है। उसके बाद आपने उसको लोड का, आपने जो पाथ पास ऊपर किया है वो यहाँ पे पास किया है, मॉडल डॉट जॉब लिप को आपने लोड किया और उसको रिटर्न कर दिया। अब आप किसी भी यानी जो वेरिएबल में आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जो रिटर्न होगा वो आपका क्या होगा, मॉडल। लाइक मैं कहता हूँ ABC इज इक्वल टू मॉडल अंडरस्कोर फंक्शन, ठीक है, और उसकी डायरेक्टिव मॉडल की पाथ में पास करता है। तो ABC अब मेरा मॉडल बन गया। मैं ABC डॉट प्रिडिक्ट करूंगा और उसके अंदर इनपुट पास करूंगा, प्रिडिक्ट करके मुझे दे देगा। लॉकली टेस्ट करना बता रहा है भाई, लॉकली टेस्ट करना बहुत ही आसान है। अब इसने क्या किया देखें, सबसे पहले एक इसने लोकल एनवायरनमेंट बनाया पाइथन 3 के नाम से, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास बना। दूसरी कमांड, इसने एक वेरिएबल जो SM चैनल ट्रेनिंग था ना, क्योंकि ये वेरिएबल वहां इस्तेमाल हुआ है, इसमें कोई वैल्यू पास नहीं की, कंसोल के अंदर ये एक्सपोर्ट कर दिया। दूसरी भी फिर आप देखें इसने एक और यानी ऐसा मॉडल DIR बनाया, उसमें भी कोई वैल्यू पास नहीं की। अब यहाँ पे वो कोड चला रहा पाइथन sklearn बूस्टिंग हाउसिंग, ये आपकी एंट्री पॉइंट था। नॉर्मलाइजेशन आपने कहा ट्रू, टेस्ट रेशियो वहां आपने वेरिएबल का नाम ये रखा था 10%, ट्रेनिंग आपने कहा यहीं पे वो डेटा मौजूद है ट्रेनिंग का, और मॉडल भी सेम डायरेक्टरी में सेफ है, डॉट का मतलब ये है करंट पोजीशन। उसके बाद वहां पे सारी चीजें सेफ थी, उसने आपको रिटर्न कर दिया कि मीन क्या है, आपका स्क्वायर क्या है। ये लोकल आप बहुत आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। चीज समझ आ रही है जी दोस्तों? नींद तो नहीं आ रही? कोई इसको रिपीट करेगा हमने क्या किया है? अच्छा, इस जगह हमने क्या काम किया, कोई मुझे बताएगा? किसी से मैं पूछ लूं रैंडमली या कोई खुद बताना चाहेगा? कोई नहीं बता रहा। चलो मैं रैंडमली नाम ले लेता हूँ। हसन बेग। यस सर। जी हसन, मुझे बस सिंपल ये बताएं कि ये कमांड क्या कर रही है? सर ये आर्गुमेंट जो हमने पास किए उनको पास करके तो यूज कर रही है। अच्छा देखें, बेसिकली ये क्या कर रही है, वैलिडेट भी कर रही है। नहीं, ये असल में क्या कर रही है, ये कह रहा है कि आप पास कंसोल में जाओ, कंसोल में पहली कमांड पास करना, आर्ग्यूमेंट क्या होगा आपके माइनस माइनस नॉर्मलाइज, उसकी वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स में होना चाहिए, और डिफॉल्ट वैल्यू हमने नॉर्मलाइज इज इक्वल टू या स्पेस देके लिख दिया फॉल्स। ठीक है, तो ये कंसोल में ये पास कर रहा है। ठीक है, तो ये कंसोल में
पास की जा रही है। यस सर। अब जिसने भी कंसोल में ये चीज पास की होगी उसके अगेंस्ट उन वैल्यू को हम यहाँ पे निकालेंगे। यस सर। हसन थोड़ा सा मिस हो गया था मुझसे, बाकी वो उधर से याद है वो जो आप कहते थे कि करंट डायरेक्टरी में काम करेगा। सही, ग्रेट। थोड़ा तो सा ये बता अगर दें कि आप डॉट का मतलब था कि करंट डायरेक्टरी। तो अगर आपको ये कमांड यहाँ पे समझ आ रही है ना, तो फिर तो आप समझें आपको लिनक्स आती है। क्यों? लिनक्स की कमांड है, कोई आपने एक्स्ट्रा कमांड नहीं है। पाइथन के जरिए आप .py की फाइल को चला रहे हैं, उसके अंदर आप पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मलाइज, ट्रू, टेस्ट का आप पास कर रहे हैं 0.1, ट्रेनिंग का पास कर रहे हैं जिसमें आप पाथ दे रहे हैं करंट, डॉट का मतलब है, और मॉडल की डायरेक्टरी का पाथ आप पास कर रहे हैं, डॉट का मतलब है करंट जो भी आपका पाथ है। इसने क्या किया, क्योंकि ट्रेनिंग, बोस्टिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, कोड चलाया तो ये रिटर्न आ गया। ठीक है, ये कोड आप चला के देख सकते हैं, बहुत आसान है, बच्चों वाला कोड है ये। सेम रिजल्ट आ जाएगा सेकंडों में। अच्छा, अब क्या है, यूजिंग लोकल मोड। अब हम sklearn, ऊपर वाला काम क्या था हमारा, यहाँ पे किसको इस्तेमाल किया आपने, XGBoost को इस्तेमाल किया है ना आपने यहाँ भी, ठीक है। टेस्टिंग करने जा रहे हैं, टेस्टिंग भी हो गई है। एस्टिमेटेड लोकल मोड पे हम क्या कर रहे हैं, लोकल पाथ वगैरह किस तरह देंगे। चलो भाई देखते हैं, देखें कितना आसान कर दिया इसने। ये फुल एक्सेस लाजमी डिफाइन होना चाहिए ठीक, आपके यूजर को। उसके बाद ये आप यानी SK यानी scikit-learn का क्या बना रहे हैं, आप एस्टिमेटर बना रहे हैं या फिर फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कहा sklearn जो आपने ऊपर इंपोर्ट किया है एंट्री पॉइंट का फाइल का नाम, रोल डिफाइन कर दिया, फ्रेमवर्क का वर्जन डिफाइन कर दिया, बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस जो बनेगा एक काउंट है, इंस्टेंस की टाइप लोकल तो लोकल का मतलब है आपकी लोकल मशीन में चलेगा। आउटपुट पाथ जहां पे आपका क्या रखा हुआ है, मॉडल रखा हुआ है। हाइपर पैरामीटर जो आपने कंसोल में कमांड में पास किए थे, नॉर्मलाइज, ठीक है, देखिए ये आपने पास किए थे, नॉर्मलाइज, रेशियो, ट्रेनिंग, तो ये यहाँ पे ये चीजें पास कर रहा है। क्या पास कर रहा है, सिर्फ ये दो चीजें पास कर रहा है, वहां तीन चीजें डिफाइन के लिए कि यहाँ दो चीजें पास कर रहा है, नॉर्मलाइज, ट्रू, टेस्ट साइज 0.1, ऐसा ही है। क्योंकि आपका मॉडल का जो पाथ था वो इस वेरिएबल से उठा रहा है, तो यहाँ पे ये खुद उठा लेगा। SK.fit ट्रेनिंग का पाथ बताया, और उसके बाद लॉग में जाके देखें तो ये कमांड बैकएंड के ऊपर इसने ये चलाई होगी, ठीक है। आप जब ये कमांड चलाएंगे तो बैकएंड पे आप देखेंगे तो ये आपको कमांड इसने पास की होगी। तो कितना आसान कर दिया इसने काम, कि आप इतनी लंबी कमांड लिख रहे थे, ठीक है, हर बंदे को याद, उसके सीक्वेंस, सारी चीजें पता होना, क्योंकि लिनक्स के सारे एक्सपर्ट नहीं होते। वहां पे इन्होंने इसको कितना आसान कर दिया, कुछ नहीं करना भाई, कोई भी जाएगा model.fit करेगा, देन ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको एक्यूरेसी वगैरह डिफाइन कर देगा। डिप्लॉयमेंट लोकल पे डिप्लॉय कर रहा है भाई, आप देख सकते हैं sk.deploy, काउंटर काउंट बता दिया, लोकल पे हो रहा है, और बाकी वही प्रोसेस है, ठीक है। ये वैलिडेशन यानी आपका डेटा टेस्ट करने के लिए कुछ है, आपने टैक्स या CSV फॉर्मेट में देने, प्रेडिक्शन यानी यहाँ पे पास की और उसका रिजल्ट नीचे पास आ जाएगा, तो ये आ रही है आपकी प्रेडिक्शंस। तो मुख्तलिफ घर के मुख्तलिफ प्राइस आ रहे हैं, तो ये आपको पता 1000 में, 29,000, 30,000, $28,000, ठीक है, और ये भी 1980 का डेटा है, तो इस वजह से ये इतने कम डॉलर्स में दिखा रहे हैं। बॉस्टन हाउस याद है ना, बताने की जरूरत तो नहीं है ना जी दोस्तों। अच्छा, अब ये सारा का सारा आपने आर्किटेक्चर लोकल पे डिफाइन किया है। मैं कहता हूं कि भाई ये क्लाउड पे ले जाओ क्या चेंजिंग होगी, इंस्टेंस टाइप, ठीक है, और सारा काम आपका हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान काम हो गया यार, कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। देखिए यहाँ पे इसने अब ये चेंज कर दिया, तो आपको पहले अपलोड करना पड़ेगा बॉस्टन हाउस वगैरह, उसका आउटपुट पाथ, ठीक है, ट्रेनिंग और वैलिडेशन का पाथ, और इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम। ये चार चीजें हैं जो आपकी लोकल डिप्लॉयमेंट को डायरेक्टली कहां पे मूव कर देगी, क्लाउड के ऊपर।
सर ये इसकी जगह पे हम वेरिएबल्स नहीं यूज कर सकते और किसी एक जगह सेट रखने की ये चीजें चेंज करने वाली हैं? बिल्कुल, अब ये बेहतर एफिशिएंट वे आप सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने थिंक कर लिया कि यार ये 4 चीज मुझे चेंज करनी है, तो उसका वेरिएबल आप टॉप पे रख दें, तो लोकल भी करना हो तो लोकल, और जब उसको डिप्लॉयमेंट करना हो तो जस्ट वो वेरिएबल चेंज कर दें। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेहतर आपके एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि ये भी आपको एक्सप्लोर चीजें करते हुए दिखा रहा है कि सॉरी इंडिविजुअली चीज आपको डिफाइन करना होती है। अच्छा, ये हमारा था पेज नंबर, ठीक है। ये बिल्ट इन scikit-learn XGBoost, यही चीज टेंसरफ्लो के ऊपर है, और टेंसरफ्लो पे भी आसान ही देखें, इपॉक वगैरह जो होता है, लर्निंग रेट वगैरह होता है, ठीक है, और बाकी ये चीजें ये पास कर रहा है, बाकी तो आपको ये चीजें आती हैं। इसमें भी वही ट्रेनिंग, वैलिडेशन और मॉडल कहाँ पे सेफ होगा, ठीक है, ये सेम वही है। इसको भी आप लोकल पे कर लें और किस पे कर लें, एमनिस फैशन के ऊपर काम किया। तो ये आपके 2 असाइनमेंट है, लोकल पे डिप्लॉयमेंट करना है। मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग के पैसे लगे, तो आप डॉकर देखें हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने सीखा कि हमारे पास फ्रेमवर्क क्या है या एस्टिमेटर कौन से। हमने XGBoost scikit-learn को इस्तेमाल करते हुए लोकल मशीन की एक इमेज बनाई, कंटेनर बनाया, उसको ECR के ऊपर हमने पुश किया, उसके अंदर अपडेशन करना सीखा। उसके बाद उसी ECR की यानी जो इमेज है उसको इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद हमने उसको लोकल मशीन पे डिप्लॉय किया, ठीक है। लोकल पे हमने मार्केटिंग डेटा पे किया, और दूसरा हमारे पास क्या है, बोस्टन हाउस, ये 2 पे काम किया है। तो ये आपको छोटे से काम करने जो कि लोकल मशीन पे आप डिप्लॉय कर लेंगे, क्योंकि कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। क्लियर है जी दोस्तों? तो चैप्टर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब अगर हम देखें यार, चीजें हमारे पास काफी हैं। हमारे पास सेज मेकर की अगर किताब देखें तो तकरीबन चैप्टर 7 हो गया है। सेज मेकर का और नीचे कहीं नाम आ रहा है? कंप्यूटर विजन देखेंगे चैप्टर 6 है, लेकिन किताब का नाम चेंज है। सेज मेकर के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, हैंड्स ऑन ही हमें देखना है चैप्टर 7, ये भी कंप्यूटर विजन का है, ये भी कंप्यूटर विजन का है। अच्छा, फिर हमारे पास चैप्टर याद आप लोग को रखने हैं नेक्स्ट, उसके ऊपर चैप्टर 9 रह गया है, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, इसके स्पेसिफिक पेजेस हैं। इसे चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक है। जी सर, वो कर लें, वो तो ठीक है, आपने काफी